एपिसोड 146। ये सुनकर कि उत्तरी रेगिस्तानी सेना द्वारा किसी को गोली मार दी गई है और घायल कर दिया गया है, लू चेंगलोंग क्रोधित हो गया। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप वास्तव में ब्लैक क्रो साम्राज्य के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और विद्रोह करने का इरादा रखते हैं, जनरल जी निंग? क्या तुम्हें मुझ पर भी संदेह है? जी निंग ने लिंग जियाओ द्वारा दी गई मारक दवा ले ली। हालांकि वह पूरी तरह से विश्राम नहीं कर सका, लेकिन उसे फिलहाल मरना नहीं चाहिए। उसके फटे होठ थोड़े काले हो गए थे और चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। कितना अच्छा आदमी है, एक महान जनरल, एक व्यक्ति जिसे युद्ध के मैदान में हराया नहीं जा सका, उसे उसके अपने लोगों ने ही इस तरह नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप वर्तमान स्थिति को कैसे समझाएंगे? लू चेंगलोंग ने झिझकते हुए पूछा। अब और पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने परोपकार करने की पूरी कोशिश की है। जी निंग और लिंग जियाओ को नीचे ले जाओ और जवाबी हमला शुरू करो। इस समय सिकोंग जुन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ अपना हाथ हिलाया। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि उसके मुंह के कोने से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकल गई। यह एक उत्तम योजना थी और उसे अपने पर बहुत गर्व था। भले ही जी निंग की अगली मौत हो या न हो, बेमो शहर बर्बाद हो चुका है। बेमो गुआन के निकट हत्या की जबरदस्त चीखें सुनी गईं। ऊपर वाले और नीचे वाले लोग मूलतः दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सैनिक थे, लेकिन मनमुटाव की साजिश के कारण उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हत्या की आवाज से आसमान हिल गया और हर जगह खून फैल गया। यहाँ तक कि तारों वाला आकाश भी लाल रंग में रंगा हुआ था। लिंग जियो शक्तिहीन हो गया था और एक बार फिर उसे अपनी शक्ति की कमी की लाचारी महसूस हुई। यदि वह येन और यान क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति होता तो उसे इतना उलझना नहीं पड़ता और वह आज के मामले को आसानी से सुलझा सकता था। लेकिन वह नहीं है। फैंग क्विंग्यान उसकी मदद नहीं कर सका। आखिरकार फैंग क्विंग्यान भी शाही परिवार का सदस्य है और उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना असंभव है जो स्थिति स्पष्ट होने से पहले देशद्रोही और देशद्रोही हो सकता है। बूम बूम! अचानक दूर से एक अजीब सी तेज आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ को तो आग की लपटें भी दिखाई दे रही थी। नहीं, ब्लैक क्रो साम्राज्य ने बेमो शहर पर हमला करना शुरू कर दिया है। लिंग जियो का दिल अचानक ठंडा हो गया। निश्चय ही सबसे बुरा घटित हुआ। जी निंग भी काम रही थी। लिंग जियो, चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, आपको मेरे लिए बेमो शहर की रक्षा करनी होगी, अन्यथा मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी, भले ही मैं भूत बन जाऊं। जी निंग ने अचानक अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। जो कोई भी विष के प्रभाव में अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करता है, वह जानता है कि परिणाम क्या होगा। जी निंग को भी ये पता था, लेकिन उसे लिंग जियाओ को वापस जाने देना पड़ा। चूंकि वह अब नहीं जा सकता, इसलिए लिंग जियो पर अपनी आशा रखना अंतिम उपाय है। पिछले कुछ दिनों में लिंग जियाओ को जानने के बाद जी निंग को पता चल गया था कि यह युवक साहसी, हिम्मत वाला और साधन संपन्न है। बेमो शहर को उसे सौंपने में कोई समस्या नहीं होगी। एक क्षण रुके, जनरल, चीजें अभी उस बिंदु तक नहीं पहुंची हैं। लिंग जियाओ के कानों में एक आवाज आई। ये जी मिंगकोन था जो बेमो गुआन के बाहर घात लगाए बैठा था। लिंग जियाओ और जी निंग को ले जा रहे लोग जी मिंगकोन की आवाज नहीं सुन सके। उन्होंने बस उनसे जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। लिंग जियो ने शहर की दीवार की एक दिशा में देखा। चूंकि बेमो गुआन लंबे समय से तैनात नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ नुकसान होगा। हालांकि सिकोंग जुन ने यहाँ तैनात होने के बाद इसकी मरम्मत की, लेकिन कम समय में इसे पूरी तरह से ठीक करना असंभव है। जब जी मिंगकोन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने इन खामियों को खोजने की कोशिश की, उन्हें खोला और हत्यारों को अंदर घुसने के लिए प्रेरित किया, जिससे लिंग जियो और जी निंग के लिए आसानी से भागने का रास्ता खुल गया। हालांकि वे दोनों अभी भी उस स्थिति से कुछ दूरी पर थे। लिंग जियो ने कोई विशेष कदम नहीं उठाया, नहीं उसने जी निंग को स्थिति के बारे में बताया। उसने बस जी निंग को आश्वस्त किया। उस पर भरोसा होने के कारण जी निंग ने अस्थायी रूप से हताश प्रयासों का विचार छोड़ दिया। कुछ देर चलने के बाद वे एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुंचे। लिंग जियाओ को अचानक पीछे से एक तेज खतरनाक आभा आती हुई महसूस हुई। उसने जल्दी से मुड़कर अपनी तलवार से उसे रोक दिया। टकराना! प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और वह पराजित हो गया। वह आदमी पलटा और जी निंग पर ठंडे ब्लेड से वार कर दिया। जिसने लिंग जियाओ और जी निंग को बचाया, वह कोई और नहीं बल्कि शिफांगटियन कल्टीवेशन बेस का धर्मी और ईमानदार कमांडर था। क्यों? जी निंग ने अपने हाथ से प्रतिद्वंद्वी की तेज धार पकड़ ली और सख्ती से पूछा। आप सभी के मरने की स्थिति में मुझे आपको ये समझाना है।
सम्राट का मतलब कि बेमो शहर के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जीनिंग मरना होगा। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए तेज चाकू पर फिर से जोर से वार किया। लेकिन इस समय अंधेरे से चुपचाप एक काली छाया प्रकट हुई और एक काला खंजर कमांडर के दिल में घुस गया। मालिक, हम देर से आए हैं। जब लिंग मेई ने पुष्टि की कि कमांडर मर चुका है, तो उसने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, तुम ठीक समय पर यहाँ आए हो, चलो तुरंत पीछे हटो। लिंग जियो ने उनका अभिवादन किया और तुरंत कई गुप्त रूप से मारे गए सैनिक जीनिंग को उठाने के लिए आए और फिर शहर की दीवार में एक छेद से बाहर निकल गए। इस समय जीनिंग को अब इसकी परवाह नहीं थी कि यह कुछ बकवास है या नहीं। बेमो शहर में सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा की तुलना में वह स्पष्ट रूप से उन लोगों के जीवन के बारे में अधिक चिंतित है। आप पहले जनरल जीनिंग को वापस शहर ले जाएं। याद रखें, मुख्य सड़क से न जाएं, अन्यथा आप ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना से भिड़ जाएंगे। लिंग जियो ने आदेश दिया और फिर बेमो गुआन की ओर देखा। स्तर के नीचे लड़ाई जारी है। उसे इस निरर्थक रक्तपात को रोकना था। मालिक, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। कम से कम मेरे पास आपकी देखभाल करने वाला कोई तो है। ठीक है। लिंग जियाओ ने लिंग मेई की को अस्वीकार नहीं किया। इस स्थिति में लिंग मेई ने उसकी बहुत मदद की। क्या किसी महिला द्वारा संरक्षित होना शर्मनाक है? आप लगभग मर चुके हैं और आप अभी भी चेहरे की परवाह करते हैं। सैनिकों के दो समूहों में विभाजित होने के बाद जी मिंगकोंग ने हत्यारों का नेतृत्व करते हुए जीनिंग को बेमो शहर वापस पहुंचाया, जबकि लिंग जियो और लिंग मेई बेमो दर्रे पर दिखाई दिए। कमांडर ली, कमांडर झांग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ब्लैक क्रो साम्राज्य बेमो शहर के पास आ रहा है और तुम अभी भी यहाँ अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। जल्दी से पीछे हटो। लिंग जियो, जनरल कहाँ है? ली रुगुआंग ने पूछा। जनरल सुरक्षित मार्ग से बेमो शहर लौट आए हैं। यह उनका हस्तलिखित आदेश है। जल्दी से पीछे हटो। अगर हम पीछे नहीं हटे तो बहुत देर हो जाएगी। हम सभी को बेवकूफ बनाया गया है। लिंग जियाओ ने उत्सुकता से चिल्लाया। झांग युफे ने हस्तलिखित आदेश पढ़ने के बाद सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये जनरल का हस्तलिखित आदेश है। चलो पीछे हटें। दरअसल इस समय दोनों के बीच काफी विवाद चल रहा है। एक ओर वे जीनिंग को जल्दी से बचाना चाहते हैं, दूसरी ओर वे बेमो शहर को लेकर चिंतित हैं। अब जब लिंग जियो ने खबर भेज दी है तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। हालांकि लिंग जियो को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वे पीछे हटेंगे तो सिकोंग जून ने वास्तव में बेमो दर्रा खोल दिया और व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व करके उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। वह आदमी सचमुच सभी को मारना चाहता था। लिंग जियाओ अब पूरी तरह से समझ गया। सिकोंग जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कितने लोग मारे गए, और उसने इन लोगों को पूरी ताकत के साथ बाहर निकाला, जो कि जानबूझकर किया गया था। हालांकि लिंग जियाओ, जो ये बात समझ गया था, के पास अभी भी इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि फैंग किंग्यान और लू चेंगलोंग ने भी नहीं। अब वह केवल बेमो शहर को बचा सकता था। आखिरकार वह कोई देवता नहीं था और उसके पास इतनी महान क्षमता भी नहीं थी। अब वह जो कर सकता था वह उसकी सीमा थी। सिकोंग जून ने पूरे रास्ते पीछा किया और मार डाला, जबकि लिंग जियो और अन्य लोग पूरे रास्ते भाग गए। जब वे बेमो शहर के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्लैक क्रो आर्मी को अपने सामने नहीं पाया। लेकिन लिंग जियो बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसके विपरीत वह बहुत घबराया हुआ था। ब्लैक क्रो आर्मी के खुद को दूर रखने का केवल एक ही कारण था, और वही कि वे तीर चलाने के लिए तैयार थे। स्विश स्विश स्विश। अंधेरी रात में आकाश को भेदते हुए रॉकेटों ने सीटी बजाई और फिर बेमो शहर की ओर लौट रही सेना और पीछे पीछे भाग रहे बेमो दर्रे के हजारों रक्षकों को आग की बारिश की तरह ढक लिया। यहाँ तक कि आधी रात में भी लिंग जियो अभी भी भयानक दृश्य देख सकता था। रॉकेटों ने आकाश और सूर्य को ढक लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि लाल सूर्य टूटकर दुनिया के अंत में गिर रहा हो। भय ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया। मृत्यु की चीखें एक के बाद एक आने लगी। सैनिक एक एक करके लिंग जियो के पास गिर गए, लेकिन उसके पास अपने लाल सूर्यपंख कपड़े खोलने और जितने हो सके उतने को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीर लाल सूर्यपंख वस्त्र को छू गए और तुरंत पिघलकर गायब हो गए। बाहरी लोगों को वह रॉकेट से दागे गए शरीर की तरह दिखाई देता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य नहीं बन सकता था। ये सबसे अच्छा कवर था। आग की बारिश 3 मिनट तक जारी रही, फिर रुक गई। लिंग जियो ने लाल सूर्यपंख कपड़ा बुझा दिया और उन सैनिकों को देखा जो अचानक आधे से गायब हो गए थे,
और उसका दिल और भी ठंडा हो गया। सिकोंग जुन, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। मृतकों में से अधिकांश अच्छे पुरुष और महिलाएं थे जिन्होंने देश की सेवा पूरे जुनून के साथ की थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के मैदान में उनके अपने सम्राट द्वारा उन्हें धोखा दिया जाएगा और वे राजनीतिक संघर्ष का शिकार बन जाएंगे। इस तरह की बातें लिंगजियो को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें इस बात पर कुछ संदेह था कि क्या फेगिन पर्वत की मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन इस समय उसने अपना मन बना लिया है कि आइस फीनिक्स कबीले का सम्राट बिना किसी मानवता और विवेक के एक जानवर है। यदि यह व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा रहा तो और अधिक निर्दोष लोगों की बलि देनी पड़ेगी। वह महान नहीं है, लेकिन इस तरह से चिढ़ाए जाने के बाद आप मुस्कुराते नहीं रह सकते। ये शिकायत बनी हुई मानी जाती है। वो अग्नि वर्षा के एक दौर के बाद काले कौवा साम्राज्य के आक्रमण का बिगुल बजा जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। तभी लोहे की एक काली घुड़सवार सेना तेजी से आगे बढ़ी। ज्यादातर योद्धाओं के लिए अंधेरी रात कुछ भी नहीं होती। अपनी आंतरिक शक्ति और आंखों को एकाग्र करके वे अंधेरी रात में भी चीजों को साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए जुबान क्षेत्र में रात्रि युद्ध कोई अजीब बात नहीं है। हवा चल रही थी और खून और जली हुई गंध उनकी नाक में भर रही थी। लिंग जियाओ और लेंग मेई लड़े और पीछे हट गए और बेइमो शहर की ओर भागते रहे। जब तक वे शहर में प्रवेश करेंगे वे अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि ब्लैक क्रो बीस्ट की आक्रमण गति बहुत तेज थी और उनकी टीम कमोबेश घायल हो गई। तो फिर से एक दयनीय चीख गूंजी, मैं तुम्हें गोली मारकर नहीं मार सकता, मुझे तुम्हें खत्म करना है। ये है ब्लैक क्रो आर्मी की ताकत। वे तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं देंगे। लिंगजियो ने गोल्डन क्रो तलवार निकाली, अपनी ठंडी आंखों से सामने काले कौवा शूरवीरों को देखा और अचानक तलवार से वार किया। मरना। ब्लैक क्रो नाइट्स जो चार्ज कर रहे थे उन्होंने लिंगजियो की ठंडी हत्या की मंशा को महसूस किया, लेकिन इस समय वे चार्ज करने के बारे में इतने उत्साहित थे कि वे उस आदमी की परवाह नहीं करेंगे जो आधा मरा हुआ और आग में जल रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला हिल गया और सीधे लिंगजियाओ पर वार कर दिया। लाल सूर्य शंकु। अंधेरी रात में अचानक लाल सूरज की रोशनी दिखाई दी। गरम और उबलता हुआ, क्रोध और लड़ाई की भावना से भरा हुआ। आगे चल रहे दोनों शूरवीर लगभग एक ही समय में जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर जलने लगे। छाया शंकु। लिंगजियो का आंकड़ा धीरे धीरे सभी की दृष्टि से गायब हो गया और जैसे ही वह गायब हो गया ठंडा छाया शंकु एक घातक हथियार बन गया। दो और शूरवीरों के शरीर में छर्रे लग गए और वे काले कौवे के पास गिर पड़े तथा वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। लिंग जियाओ और लेंग मेई को घेर लिया गया, सिर्फ इसलिए कि वे दोनों भागते हुए सैनिकों की वापसी को कवर कर रहे थे। लिंग जियाओ को इसका कोई अफसोस नहीं था, लेंग मेई को भी इसका अफसोस नहीं होगा। इस समय उनके पास पछताने का भी समय नहीं था। उनकी नजरों में तो बस दुश्मन और लड़ाई ही थी। एक ही समय में अधिक शूरवीर लिंगजियो की ओर दौड़े। लगभग 1 दर्जन लोग उनके भाले एक दूसरे के बगल में लिंगजियो की ओर तान रहे थे और संघनित शक्ति एक अकेले शूरवीर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मारना। हत्या की आवाज कानों को बहरा कर देने वाली थी और भालों से अंधेरी रात में ठंडी रोशनी निकल रही थी तथा 1 फुट से भी अधिक लंबे भाले निकल रहे थे। यदि लिंगजियो को ये दर्जन भर भाले लग जाते तो वह न केवल मर जाता बल्कि उसका पूरा शरीर भी नष्ट हो जाता। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौत का इंतजार करता था। प्रकाश और छाया शंकु। एक अधिक शक्तिशाली चाल का प्रदर्शन किया गया। काले और सफेद रंग शूरवीरों के लिए दुर्स्वप्न बन गए। उनके दिल कांप उठे और वे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। काले और सफेद रंग दर्जनों शूरवीरों के बीच फूट पड़े और सभी को बहाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। एक तलवार से 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और ये सभी लोग असाधारण क्षेत्र या यहाँ तक कि स्वर्गीय क्षेत्र के शूरवीर थे। लिंग जियाओ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवरों के एक समूह को मार रहा हो। क्योंकि युद्ध का मैदान ऐसा ही है, यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, कोई निष्पक्षता और न्याय नहीं है, केवल हत्या है। यहाँ जीवन घास के समान बेकार है। जीने का मतलब है जीत, मृत्यु का अर्थ है शाश्वत असफलता। जाना। ये देखकर कि अधिकांश लोग पहले ही बेइमो शहर में पीछे हट चुके थे, लिंगजियो ने लेंग मेई को बुलाया और हवा में छलांग लगा दी। इस समय कोई भी वाहन उसके शरीर की गति के समान तेज नहीं हो सकता था। सवारी का कार्य धीरज रखना है, छोटी दूरी तक दौड़ना नहीं।
एक मजबूत व्यक्ति के लिए अपने शरीर की गतिविधियों पर भरोसा करना स्वाभाविक रूप से अधिक तेज होता है। 2 लोग और 2 तलवारें, अजेय। रास्ते में उन्हें रोकने की कोशिश करने वाली ब्लैक क्रो आर्मी एक के बाद एक उनकी तलवारों के नीचे मर गई। कोई भी एक भी कदम का सामना नहीं कर सका। बेर के फूल लाल सूरज के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन ये ब्लैक क्रो आर्मी का दुर्स्वप्न बन गया। इस समय लिंगजियो और लेंग मेई युद्ध के मैदान पर देवताओं को मारने की तरह थे। अगर वे बुद्ध को रोकते तो बुद्ध को मार देते, और अगर वे देवताओं को रोकते तो देवताओं को मार देते। बेइमो सिटी की रक्षात्मक संरचना सक्रिय हो गई है और जवाबी हमला शुरू हो गया है। जब ब्लैक क्रो आर्मी उनके पास आएगी तो उन पर हमला किया जाएगा और वे उस तरह की शक्ति का विरोध नहीं कर पाएंगे। शहर के द्वार पर एक तरफ ली रुगुआन खड़ा था और दूसरी तरफ झांग यूफेई खड़ा था। जो भी काली कौवा सेना शहर में घुसने का अवसर लेना चाहती थी, उसे वे दोनों तीखे बाणों से मार गिराते थे। अब वे लिंग जियाओ और लेंग मेई के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि ब्लैक क्रो आर्मी बहादुर है, लेकिन लिंग जियो के उन्नयन के बाद रक्षात्मक गठन और भी भयानक है। इतना अधिक कि बेइमो शहर के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र लगभग निषिद्ध क्षेत्र बन गया है। यहाँ प्रवेश करने वाली लगभग कोई भी ब्लैक क्रो आर्मी जीवित नहीं निकल पाती। लिंग जियाओ और लेंग मेई ने इस अवसर का लाभ उठाया और अंततः शहर के द्वार के पास पहुंच गए। शहर का द्वार बंद करो। एक बड़ी गर्जना के साथ शहर के फाटक को भारी रूप से बंद कर दिया गया। क्या जनरल जी निंग वापस आ गए हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। वह वापस आ गया है। लैन यूएर, दाई यूलिंग और दाई याओलिंग उसे जहर बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। किसी ने हजारों बार रिपोर्ट की। ठीक है, उन तीनों के यहाँ होने से कोई समस्या नहीं होगी। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली। कीमिया और चिकित्सा के मामले में वह निश्चित रूप से उन 3 लोगों से बेहतर है, लेकिन उपचार के मामले में वे 3 निश्चित रूप से लिंगजियो से बेहतर हैं। प्राचीन लॉकी और बेल की मार्शल भावना के साथ प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन मार्शल भावना और लैन युआ के कायाकल्प कौशल के साथ जी निंग को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हताहतों की संख्या बताओ। उत्तरी रेगिस्तानी सेना में लगभग 2000 लोग मारे गए और इंपीरियल सिटी कैंप में 70,000 से अधिक लोग मारे गए। कितने? लिंग जियाओ को इस संख्या पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंपीरियल सिटी बटालियन द्वारा गठित विजय सेना इस बार केवल 80,000 लोगों की थी और इस लड़ाई में 70,000 लोग मारे गए। ये 70,000 है, ये सही है। उस आदमी सिकोंगजून ने सेना को हमारा पीछा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन ब्लैक क्रो आर्मी ने हमारे लिए पकौड़ी बनाई। पूरी सेना का सफाया नहीं हुआ। ये लू चेंगलोंग और फैंग किंग्यान थे जिन्होंने समय रहते पता लगा लिया और जबरन अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। तभी हम 10,000 से कम लोग बच पाए। सिकोंगजुन, कुत्ता चोर। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। अगर उसने आज व्यवस्था नहीं की होती और हत्यारे द्वारा बेइमोगुआन से बचाया गया होता, तो वह सिकोंगजून के हाथों मर जाता। पलक झपकते ही 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये सुनकर कोई भी डर जाएगा। फैंग किंग्यान और अन्य लोग कहाँ चले गए? सिकोंगजुन भी बेइमो दर्रे पर लौट आया है। ये फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि ब्लैक क्रो आर्मी सिर्फ उन्हें घेर रही है, उन पर हमला नहीं कर रही है। वे हमारे बेइमो शहर पर हमला करने के लिए दृढ़ हैं। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें उठाईं और दूर तक देखा। आसमान धीरे धीरे चमकीला होता जा रहा था। रात भर की लड़ाई के बाद हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। बेशक मृतकों में से अधिकांश दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के सैनिक थे। उन जली हुई लाशों को देखकर सिर की त्वचा सुन्न हो जाती थी। जनरल ने अस्थायी कमान मुझे सौंप दी है, क्या आप आश्वस्त हैं? लिंग जियाओ को लगा कि उसे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी निंग अब बेहोश है और इस युद्ध की कमान नहीं संभाल सकता। हालांकि उसकी क्षमता कम है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास उसकी सहायता के लिए जुगे मिंग, किन्हुओ, ली रुगुआंग और झांग यूफेई जैसे सेनापति हैं, इसलिए उसे और ज्यादा बुरा नहीं होना चाहिए। कपड़े। लिंग जियाओ ने जी निंग को बचाया और उनकी रानी को तोड़ने में उनकी मदद की। ये बात ही उन्हें मनाने के लिए काफी थी। ठीक है, ली रुगुआन, झांग यूफेई और झूगे मिंग, आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें और शहर की रक्षा करें। मेरे आदेश के बिना किसी को भी शहर से बाहर जाकर लड़ने की अनुमति नहीं है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। अब वह केवल हिम्मत जुटा सकता था और समस्या को हल करने और लड़ाई जीतने के लिए अपने दिमाग में अजीब यादों पर भरोसा कर सकता था। जैसा आपका आदेश हो, किन्हुओ, कृपया पहले सीरियस शूरवीरों को मेंगटोन के नेतृत्व में सौंप दें और अस्थायी रूप से मेरी सहायता के लिए मेरे जनरल के रूप में काम करें।
इन लोगों में से केवल किन्हुओं ने ही सही मायने में सेना की कमान संभाली थी और तियानलोंग महाद्वीप में उसकी स्थिति जीनिंग से खराब नहीं थी। इसलिए उसे जनरल बनाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में लिंगजियो ने पहले ही सोच लिया था। आखिरकार इसमें बहुत सारी जिंदगियां शामिल हैं, इसलिए लापरवाह होने का समय नहीं है। बेइमो शहर पहले से ही उनका अंतिम गढ़ है और शहर में बचे 30,000 से अधिक सैनिक और लाखों लोग उनका अंतिम सहारा हैं। इसमें पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है। बेशक बेइमो सिटी के उन्नयन और परिवर्तन के बाद गठन पर भरोसा करते हुए ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की सेना ने एक सामान्य हमला शुरू करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उन्हें बहुत अधिक हानि होने का खतरा रहता है। वहां 10 लाख से अधिक लोग हैं, लेकिन अंत में शायद आधे से भी कम लोग बचेंगे। यह एक अंतिम उपाय की रणनीति है। मेरा मानना है कि तैमूर मुटू और जियुमो जियान का अहंकार उन्हें इतना लापरवाह होने से रोकेगा। रक्षात्मक संरचना की आक्रमण सीमा के बाहर एक व्यक्ति काले कौवे जैसे जानवर पर सवार था। उसने काला कवच पहन रखा था और वह बहुत वीर दिख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उन तेज आंखों से चतुराई और बुद्धिमत्ता का पता चलता था। वह एक राजा का रूप था। पूछने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति ब्लैक क्रॉस साम्राज्य का युवा राजकुमार जियुमो जियान है और उसके बगल में काले कौवे के जानवर पर बैठा दबंग व्यक्ति तैमूर मुटू है, जो युवा राजकुमार का स्वामी और काले कौवा साम्राज्य का मंत्री है। जिनिंग मर चुकी है, तुम जल्दी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? जियुमो जियान की आवाज बहुत तेज थी। हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई इसे साफ सुन सकता था। ये वह प्रभाव है जो एक योद्धा की शक्तिशाली आंतरिक शक्ति उत्पन्न कर सकती है। ऐसा मत कहो कि जनरल मरा नहीं है। भले ही जनरल सचमुच युद्ध में मारा गया हो, ये बेइमो शहर तब तक लड़ेगा जब तक हर सैनिक मारा नहीं जाता। यह आपके ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के लोहे के खुर को कभी भी आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। लिंग जियाओ की राजसी आवाज भी सुनाई दी। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई उसे सुन सकता था। अब वह एक सेना के प्रशिक्षक और एक शहर की आशा हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोग गंभीर हो जाते हैं। लिंग जियो, हाँ, हालांकि आप हाल ही में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गए हैं, आप अभी भी सिर्फ एक मार्शल कलाकार हैं और आपकी साधना का स्तर 6 कला स्वर्ग से अधिक नहीं है। अगर जिनिंग की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह बेइमो शहर को आप जैसे युवा व्यक्ति को कैसे सौंप सकता था? बच्चा जियुमो जियान काले कौवा जानवर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखा। उसके अनुमान के अनुसार भले ही जिनिंग मरा न हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल और बेहोशीटोस हो गया होगा। बेइमो शहर पर हमला करने का ये सबसे अच्छा अवसर है। जियुमो जियान, तुम सिर्फ 17 साल के स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हो। तुम्हारे बगल में बैठे उस बूढ़े मोटू कुत्ते की मदद के बिना मुझे लगता है कि तुम बहुत पहले ही अराजकता में मर गए होते। क्या तुम मेरे साथ वयस्क होने का नाटक कर रहे हो? ये हास्यास्पद है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से क्षमाशील नहीं था। वह अपने कारण बेइमो शहर का मनोबल गिरने नहीं दे सकता था। हा, कितना तीखा मुंह है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि तुम लिंग जियाओ तियानलोंग महाद्वीप से दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आए हो। ऐसा लगता है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते। उस स्थिति में क्यों न तुम मेरे साथ ब्लैक क्रॉस साम्राज्य में शामिल हो जाओ और मैं तुम्हारे भाईचारे के योग्य बनूंगा और तुम्हें एक उपाधि दूंगा। कैसा रहेगा? जियुमो जियान के शब्द वास्तव में शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि ऐसी बातें सुनकर आम लोगों के दिल में भ्रम पैदा हो गया होगा। हालांकि लिंग जियाओ को जब से नई यादें मिली हैं, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक जीवन जी लिया है। उसे इस तरह की चालों की परवाह नहीं थी जो लोगों को भ्रमित करती थी। हा, कितना तीखा मुंह है, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि तुम, जियुमो जियान, बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारे भाई तुम्हें पसंद नहीं करते। अक्सर दरबार में तुम्हें बाहर रखा जाता है। तुम कम उम्र में सैन्य योग्यता हासिल करने के लिए बाहर आना चाहते हो और कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? मैं तुम्हें एक भाई की तरह मान सकता हूँ और तुम्हें वो सुविधाएं दे सकता हूँ जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसा रहेगा? लिंग जियाओ ने दूसरों के साथ उनके अपने तरीकों से व्यवहार करना चुना। इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। उसने वास्तव में आपकी स्थिति की जांच की है। ऐसा लगता है कि उसे आत्मसमर्पण करवाना इतना आसान नहीं होगा। तैमूर मुटू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मारना दुखद है। यदि छोटे राजकुमार को उसकी सहायता मिल रही है तथा आपके स्वामी की शिक्षाएं भी हैं,
तो महान उद्देश्य को प्राप्त न कर पाने की चिंता क्यों करें। जेयुमोजियान ने असहाय होकर आह भरी। फिर उसने फिर से लिंगजियो की ओर देखा और अचानक एक ऊंची आवाज में युद्ध गीत गाया। भेड़ियों का धुआं उठता है और पहाड़ और नदियां उत्तर की ओर देखती हैं। ड्रैगन उड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं और तलवारें बर्फ की तरह हैं। हृदय समुद्र के समान है और उसका जल विशाल है। हजारों वर्षों में कौन विरोध कर सकता है। घृणा पागलपन है और लंबी तलवार उसी की ओर इशारा करती है। कितने भाई बहन विदेशी भूमि में दफन हैं। देश के लिए क्यों न मरे। मैं आहें भरने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। घोड़े दक्षिण की ओर जाते हैं और लोग उत्तर की ओर देखते हैं। लोग उत्तर की ओर देखते हैं। घास हरी और पीली है और धूल उड़ रही है। मैं भूमि की रक्षा करने और सीमाएं खोलने के लिए तैयार हूँ। महान शेन हुआंग सभी दिशाओं को जाने देना चाहता है, बधाई देने के लिए आओ। काफी देर तक गाने के बाद भी जेमोजियान उसमें डूबा हुआ था। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो इस तरह का जादुई युद्ध गीत बनाने में सक्षम है, और मैं जेमोजियान भी ईमानदारी से आपको आमंत्रित करता हूँ। मुझे आशा है कि आप ऐसा अच्छा अवसर नहीं चूकेंगे। अंत में उसने अपना सिर उठाया और लिंगजियो को देखा। ये लिंगजियो के लिए आखिरी मौका है। छोटे राजकुमार, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं लिंगजियाओ तियानलोंग महाद्वीप से भागकर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में आ गया। मुझे दिव्य फीनिक्स ने नहीं छोड़ा और मैंने किंगिक्सू अकादमी में अध्ययन किया और रहा। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य मेरे प्रति बहुत दयालु रहा है और उसे मेरा दूसरा बच्चा माना जा सकता है। आपके लिए यह बिल्कुल असंभव है कि आप मुझसे इस घर को छोड़ने के लिए कहें। लिंगजियो ने जेयुमोजियान के शब्दों के खत्म होने तक इंतजार नहीं किया और फिर उसे निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मैं आपकी अधिक निष्ठा की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आपको इसका पछतावा जरूर होगा। आंतरिक और बाहरी परेशानियों के बीच आपको जल्द या बाद में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य छोड़ना होगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हम बस इंतजार करके देख सकते हैं। जेयुमोजियान अब बकवास करने का इरादा नहीं रखता। चूंकि लिंगजियो जिद्दी है, इसलिए वह दयालु नहीं हो सकता। अन्यथा यदि ऐसा कोई चरित्र जीवित है तो वह निश्चित रूप से ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा होगा। छोटे राजकुमार, तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, पहले अपनी परवाह क्यों नहीं करते। जहां तक मुझे पता है, ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की महारानी एक संदिग्ध व्यक्ति लगती है। वह तुम पर बहुत भरोसा नहीं करती और यहाँ तक कि उसने तुम्हारे कई भाइयों को भी मार डाला है। बेशक लिंगजियाओ के पास इनकी जांच करने का समय नहीं था, लेकिन जिनिंग इतने सालों से उत्तरी रेगिस्तान में था और उसका दुश्मन ब्लैक क्रॉस साम्राज्य था। स्वाभाविक रूप से उसे ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की स्थिति की पूरी समझ होनी चाहिए थी, और यह जिनिंग का योगदान था। जेयुमोजियान का मुंह 2 बार फड़क उठा। वह खंडन नहीं कर सका, क्योंकि लिंगजियो ने जो कहा वह वास्तव में सच था, और इस बार जल्दबाजी में सर्दियों में लड़ने का फैसला करना एक असहाय कदम था। मूल रूप से सर्दी निश्चित रूप से लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। ऐसी सेना के लिए भोजन और घास ही एक समस्या होगी। भले ही एक योद्धा कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है, लेकिन इससे होने वाली ऊर्जा की खपत निश्चित रूप से युद्ध प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण कमी लाएगी। हालांकि वह अपने दिल में ये जानता था, लेकिन जेयुमोजियान हार नहीं मानेगा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, अन्यथा वह मुझे बेमो शहर पर हमला करने के लिए 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आप भूल गए हैं कि कल रात इतनी जल्दी क्या हुआ था? बेशक मैं यह नहीं भूला हूं कि आपने जनरल जिनिंग को फंसाने के लिए कुत्ते चोर सिकोंगजुन के साथ मिलीभगत की थी और फिर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के हजारों सैनिकों के जीवन को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। ये कदम वास्तव में क्रूर है और आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। मुझे इसकी प्रशंसा करनी होगी। लिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, लगता है तुमने कुछ गलत समझा है। सिकोंगजुन हमारे ब्लैक क्रॉस साम्राज्य के साथ कैसे सहयोग कर सकता है? वह तो बेवकूफ है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने बेमोगुआन में घुसने के लिए किसी को भेजा था। जेयुमोजियान ने हंसते हुए कहा, आपको उसके लिए कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। 70,000 से ज्यादा जाने खूनी सबूत हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे वह सिकोंगजुन उन्हें साफ कर सके। लिंगजियो ने जेयुमोजियान की बातों को बीच में रोका और कहा, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लोग सिर्फ आपके द्वारा नहीं मारे गए हैं। आपको जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी। हा,
जियो जियान ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, लिंग जियो, ऐसा लगता है कि आप वर्तमान स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। हालांकि हमारे लिए कुछ समय के लिए बेइमो शहर पर कब्जा करना मुश्किल है, लेकिन बेइमोगुआन के पास ऐसा कोई रक्षात्मक गठन नहीं है। क्या आप अभी भी बचे हुए लोगों को हमारे कसाई के चाकू के नीचे मरते हुए देखना चाहते हैं? लिंग जियाओ चुप हो गया। इसमें लू चेंगलोंग और फैन क्विंग्यान सहित लगभग 10,000 सैनिक हैं। क्या हमें सचमुच उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? इसके बारे में ध्यान से सोचो। मेरा धैर्य सीमित है। मैं हर दूसरे घंटे में 100 लोगों को मार डालूंगा। तुम खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हो। जियो जियान ने व्यंग्य किया, फिर अपना हाथ उठाया और कहा, बेइमोगुआन पर हमला करो। जैसे ही उन्होंने आदेश दिया, आदेश सैनिकों ने परत दर परत आदेश को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर से भयानक युद्ध शुरू हो गया। बेइमोगुआन ने मात्र 15 मिनट में ही अपनी हार की घोषणा कर दी। सिकोंगजुन भाग निकला तथा फैन किंग्यान और लू चेंगलोंग को तैमूर मुतु ने जीवित पकड़ लिया। 1000 से अधिक लोग मारे गए, बाकी सभी को पकड़ लिया गया। ये लड़ाई इतनी सरल है, इतनी साधारण है कि इस पर विश्वास नहीं होता। आप इसे देखते हैं, लिंग जियो, आप इसे देखते हैं। बेइमो शहर में हर कोई, यदि आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं, तो जियोवान गारंटी दे सकता है कि कियो का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और बेइमो शहर अभी भी उत्तरी सीमा पर खड़ा हो सकता है, लेकिन आप भविष्य में हमारे ब्लैक क्रो साम्राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। बस इतना ही मुझे कहना होगा कि जियोमो की अपनी बुद्धिमानी भरी बातों से लोगों को भ्रमित करने की क्षमता बहुत मजबूत है। चिंता मत करो, हमारा ब्लैक क्रो साम्राज्य बेइमो सिटी को सबसे बड़ा समर्थन देगा और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की तरह कभी भी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। यह आपको तय करना है कि क्या चुनना है। यह अच्छा लगता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, काले कौओं की सेना जहां भी जाती है, वहां कभी भी कोई मुर्गी या कुत्ता नहीं छोड़ती। क्या आप विश्वास करते हैं? हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। हाँ, क्या ये सही है? आइए प्रतीक्षा करें और देखें। आदेश भेजें और सेना पीछे हट जाएगी, शिविर स्थापित करेगी और हर घंटे 100 कैदियों को मार डालेगी। जियो जियान मुस्कुराया। भले ही लिंग जियो ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, उसे पूरा विश्वास था कि बेइमो शहर के कुछ लोग उसकी बातें सुनकर हिल जाएंगे। चूंकि बेइमो सिटी के लिए योगदान देना आसान नहीं है, इसलिए आइए हम ऐसी रणनीति अपनाएं जो दिल पर हमला करने पर केंद्रित हो। जब तक वे आंतरिक रूप से अराजकता में हैं, ये लड़ाई आसान रहेगी। ब्लैक क्रो साम्राज्य को दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की सबसे मजबूत सेना माना जाता है। अगर दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के कई प्रसिद्ध सेनापति न होते, तो ये ब्लैक क्रो साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर पाता। दूर से पीछे हटती काली कौओं की सेना को देखकर लिंग जियो की आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी, लेकिन वह दूसरों को ये बात पता नहीं चलने दे सकता था। अब वह कमांडर है और उसे शांत रहना चाहिए। अगर वह घबरा गया तो उसके नीचे के लोग और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगे। आदेश भेजो, अगर कोई सेना का मनोबल तोड़ने की हिम्मत करे तो उसे मार दो। लिंग जियाओ सोच सकता था कि आगे क्या हो सकता है। युद्ध के दौरान वह केवल क्रूर हो सकता था। चाहे वह कोई भी हो, जो कोई भी सेना के मनोबल को बिगाड़ने की हिम्मत करता, उसे बिना दया के मार दिया जाता। जैसा आपका आदेश हो। सैनिकों को नीचे जाने का आदेश देने के बाद किन हुओ ने लिंग जियो को देखा और आह भरते हुए कहा, कमांडर, स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि निवारण अस्थायी रूप से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जल्द या बाद में कुछ बड़ा होगा। मैं जानता हूं कि इस लड़ाई का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, अन्यथा हम केवल बदकिस्मत रह जाएंगे। लिंग जियो ने उदास चेहरे के साथ दूर तक देखा, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। नए अर्जित ज्ञान और शानहे वहुन के विश्लेषण के साथ उसे जीतने का शॉर्टकट खोजने की जरूरत थी। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई कैदी नहीं है, तो वह शहर की रक्षा कर सकता है और शहर छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन अब नहीं, कैदियों को मरते देखना तो दूर, बेइमो शहर में सैनिक और नागरिक दंगे भी करेंगे। अकेले उसके लिए उन लोगों को अपनी जान गंवाते देखना और उदासीन बने रहना असंभव था। मानव हृदय मांस से बना है, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि जो लोग मारे गए वे सभी साथी थे। इसी समय शहर के नीचे अचानक एक आकृति प्रकट हुई। लिंग जियो, जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ये व्यक्ति वास्तव में सिकोंगजून है, और यह आदमी वास्तव में बेइमो सिटी के तहत खुले तौर पर प्रकट होने का साहस करता है। तुमने ब्लैक क्रो एम्पायर के साथ सांठगांठ की, जनरल जी निंग को फंसाया और हजारों सैनिकों को व्यर्थ में मरवा दिया। अब तुम में वाकई यहाँ आने की हिम्मत है।
उसे गोली मार दो। लिंग जियो गुस्से से दहाड़ा और शहर के टॉवर के ऊपर से तीरों की बारिश हुई। बेइमो शहर के सैनिक और नागरिक सिकोंग जून के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सिकोंग जून ही था जिसने उनके जनरल को जहर देकर अब तक बेहोश रखा है। क्रॉसबो और संरचनाओं के हमलों का विरोध करते हुए सिकोंग जून ने दहाड़ते हुए कहा, लिंग जियाओ, बकवास मत करो। ये जीनिंग था जिसने एकता को नष्ट कर दिया और मेरे खिलाफ साजिश रची, और फिर लोगों को बेइमोगुआन में मुझ पर हमला करने के लिए कहा, जिसके कारण ब्लैक क्रो सेना ने इस खामियों का फायदा उठाया और हजारों सैनिक दुखद रूप से मारे गए। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना है तो जीनिंग सबसे बड़ी है। ये कुतर्क सुनने के बाद लिंग जियो की आंखों में जानलेवा इरादे और अधिक तीव्र हो गए। इस नीच और बेशर्म आदमी ने गठबंधन के नाम पर होंगमिन भोज का आयोजन किया, लेकिन ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोगों को भोज में घुसने दिया। फिर उसने खुद को चोट पहुंचाई, जिसके कारण जीनिंग को एक जहरीला तीर लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने अधीनस्थों को लिंग जियाओ और जीनिंग को गुप्त रूप से मारने का भी आदेश दिया। यदि यह गुप्त हत्या और सराहनीय सेवा न होती तो उन दोनों की अन्यायपूर्ण तरीके से हत्या कर दी जाती। ये फिर से वही बेशर्म आदमी है। उसने साफ तौर पर ब्लैक क्रो आर्मी को आते देखा है, लेकिन फिर भी वह मनाही को अनदेखा करता है और उत्तरी रेगिस्तानी सेना का पीछा करने के लिए सभी सैनिकों को भेजने पर जोर देता है। अंत में इंपीरियल सिटी कैंप पकौड़ों से भर गया और उनमें से अधिकांश यादृच्छिक तीरों से मारे गए या घायल हो गए। ये वह बेशर्म आदमी था जो ब्लैक क्रो आर्मी द्वारा बेइमोगुआन पर हमला किए जाने के समय चुपचाप भाग गया था, जिसके कारण फैंग क्विंग्यान, लू चेंगलोंग और हजारों सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया था। इस आदमी के अपराध इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है, फिर भी वह उसे नीचे गिराने और जीनिंग के सिर पर मल का कटोरा पटकने का साहस करता है। ये तो परम बेशर्म कमीनापन है। क्या फौट है? लिंग जियो ने गुस्से में डांटा, अगर मैं तुम होते तो मैं युद्ध के मैदान में आत्महत्या कर लेता, लेकिन तुम अभी भी यहाँ रहने और सही और गलत को भ्रमित करने की हिम्मत रखते हो। सेनापति के रूप में हजारों सैनिकों के जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने बेइमो दर्रे की बाधा को छोड़ने पर जोर दिया और लड़ाई छोड़ चुके बेइमो सेना से निपटने के लिए आगे बढ़े। इसके परिणामस्वरूप खून की नदियां बह गईं और अनगिनत लोग हताहत हुए। बेइमोगुआन की लड़ाई में डिप्टी कमांडर लू चेंगलोंग और फैंग क्विंग्यान को कड़ी लड़ाई के बाद पकड़ लिया गया था। वे दोनों हीरो हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? लेकिन तुम तो चुपके से भाग गए। तुम यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यदि आप युद्ध में शामिल होते हैं तो एक मुटु आपको जीवित कैसे पकड़ सकता है? क्या आप ये कहने का साहस रखते हैं कि ब्लैक क्रो साम्राज्य के साथ आपका कोई गुप्त संबंध नहीं है? बेइमो शहर उत्तरी सीमा पर 10 साल से ज्यादा समय से खड़ा है, लेकिन आपने आने के बाद से ही इसे अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ तक कि जनरल जीनिंग को भी जहर दिया गया और वे बेहोशी में चले गए। आपने वास्तव में बेशर्मी से उनके सिर पर शौच का बर्तन रखने की हिम्मत की। आपने कहा कि जनरल जीनिंग ने ब्लैक क्रो साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी। ये वाकई मजेदार है। जनरल जीनिंग ने पिछले 10 सालों में अनगिनत पुण्य कार्य किए हैं और ब्लैक क्रो साम्राज्य के अनगिनत योद्धाओं को मार गिराया है। क्या आपको लगता है कि अगर वह ब्लैक क्रो साम्राज्य में शामिल हो जाता है तो उसे अच्छे पुरस्कार मिलेंगे? और तुम्हें 1 इंच भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तुमने अनगिनत सैनिकों को मार डाला। मैंने कहा कि तुम उस चियुमो जियान के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? लिंग जियो के शब्द हृदय विदारक थे और वे सिकोंग जून के शरीर में एक तेज तलवार की तरह चुभ गए। यहाँ तक कि उत्तरी रेगिस्तानी सेना के अधिकारी और सैनिक भी जो पहले थोड़ा भ्रमित थे, अब पूरी तरह समझ गए। लिंग जियाओ ने वास्तव में उन्हें बताया, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये कहने का क्या मतलब है? सिकोंग जून शूटिंग रेंज से बाहर छिप गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हाँ, जब आप इंपीरियल सिटी लौटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कोई सबूत है या नहीं। जब तक आप अपने सच्चे दानव साम्राज्य में वापस नहीं जाते या ब्लैक क्रो साम्राज्य में नहीं छिपते, मैं निश्चित रूप से इंपीरियल सिटी में सभी के सामने आपको बता दूंगा। एक महत्वाकांक्षी जासूस के रूप में अपनी असली पहचान उजागर करें। हालांकि लिंग जियाओ के पास कुछ सबूत थे, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। हालांकि आंशी अभी भी घबराहट में जांच कर रही है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे वह इस बूढ़े कुत्ते सिकोंग जून को जाने दे। ठीक है, तो देखते हैं कि किस पर मुकदमा चलाया जाएगा और कौन पहले मरेगा। सिकोंग जून ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं इंपीरियल सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ब्लैक क्रो आर्मी के हाथों असमय नहीं मरोगे। हाँ।
चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी तुम्हारे कुत्ते का सिर काटने के लिए जीवन बचा है, और मैं तुम्हारे गर्वित सच्चे दानव साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। लिंग जियो ने आज ये कहने की हिम्मत की, और वह भविष्य में भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। उसने कभी किसी को नहीं छोड़ा जिसे वह मारना चाहता था। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि यह जल्दी होगा या बाद में। सिकोंग जुन से निपटना अपेक्षाकृत कठिन काम है, लेकिन वह डरता नहीं है। इस तरह की प्रेरणा से वह तेजी से आगे बढ़ सकता है। किन हुओ, आज रात उलटफेर का समय है। अब से, चाहे शहर के बाहर कुछ भी हो, चाहे वे कितने भी लोगों के समूहों को मार डालें, आपको इसे सहना होगा। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। सबसे कठिन क्षण अभी है, लेकिन जब तक वे इसे पार पा लेंगे, वे जीतेंगे। पहले घंटे में ही 100 कैदी मारे गए। ब्लैक क्रो साम्राज्य के लोगों ने न केवल उन्हें मार डाला, बल्कि जानबूझकर एक ऊंचा खंभा खड़ा करके उनके शवों को वहां लटका दिया ताकि बेमो शहर के लोग उन्हें हर समय देख सकें। दूसरे घंटे में अन्य 100 कैदी मारे गए। अंत में, इस समय बेमो शहर में पहली घटना घटी। झांग यूफेई के अधीनस्थों को आत्मसमर्पण के तट फैलाने के लिए लिंग जियो द्वारा सैन्य आदेश के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस मामले को फिलहाल दबा दिया गया है, लेकिन शहर में लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन यह अपरिहार्य है। दुश्मन को हराने के लिए लिंग जियो ने परिषद हॉल में युद्ध की रणनीति बनाने के लिए सभी आकार के जनरलों को बुलाया। हालांकि इस समय झांग यूफेई गुस्से से दहाड़ उठा। आपने एक गेंद की व्यवस्था की है। अगर यह जारी रहा तो न केवल बाहर के सभी कैदी मारे जाएंगे, बल्कि हमारे अपने सभी लोग भी आपके द्वारा मारे जाएंगे। शहर में अब सिर्फ 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं, और लोग घबराए हुए हैं और उनका मनोबल कम है। हालांकि ब्लैक क्रो साम्राज्य का मनोबल ऊंचा है और लोगों की आकांक्षाएं भी। इसे कैसे हराया जा सकता है? क्या आप शहर के लोगों को मारना चाहते हैं? लिंग जियो को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? मेरे मृत अधीनस्थ ने ही इसे सबसे अच्छा कहा है। चूंकि ब्लैक क्रो साम्राज्य ने कहा है कि वह कभी अपमान नहीं करेगा, इसलिए हमें शहर के लोगों की खातिर भी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। व्यक्तिगत सम्मान और अपमान मायने नहीं रखता, लोग ही कुंजी हैं। ये जनरल के लिए भी मामला है। इच्छा शक्ति। झांग यूफेई ने ठंडी सांस ली। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद लिंग जियो ने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और दहाड़ते हुए कहा, झांग यूफेई, मैंने पहले भी कहा है कि जो कोई भी सेना का मनोबल हिलाने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। यदि आप अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए किसी और की महत्वाकांक्षा का उपयोग करते हैं, तो आप न केवल सेना का मनोबल हिला देंगे, बल्कि आपके पास एक ऐसा दिल भी होगा जिसे दंडित किया जा सकता है। यहाँ आओ, झांग यूफेई को बाहर निकालो और दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में उसका सिर काट दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग यूफेई ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जब मैं उत्तर और दक्षिण में लड़ने के लिए जनरल का पीछा कर रहा था, तो आपको नहीं पता था कि अपनी पैंट में पेशाब कहाँ करना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या मेरे आदेश बेकार हैं? यह आदमी न केवल सेना का मनोबल हिलाता है, बल्कि निर्भीकता से अपराध भी करता है। इस अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। इसे बाहर खींचो और मार डालो। लिंग जियाओ क्रोधित था। इस समय झू गिमिंग खड़े हुए और कहा, जनरल गवर्नर, कमांडर झांग ने गुस्से में कुछ कहा। इसे दिल पर मत लीजिए। वह केवल लोगों के लिए समर्पित है और निश्चित रूप से विश्वासघात नहीं करना चाहता है। क्या वह सही है? क्या ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ? चलो, झू गिमिंग को उसकी छड़ी से मारो। जो कोई भी दया की भीख मांगने की हिम्मत करेगा, वह उसी अपराध का दोषी होगा। लिंग जियो लगभग चिल्ला पड़ा। झू गिमिंग को हत्यारोपित सार्जेंटों ने बैठक हॉल से बाहर निकाल दिया। मुझे आशा है कि सरदार दया दिखाएगा। इस समय ली रुगुआन के नेतृत्व में दर्जनों बड़े और छोटे जनरलों ने झांग यूफेई से विनती करने के लिए घुटने टेक दिए। यहाँ तक कि किन्हू ने कहा, कमांडर, जनरल झांग जनरल के एक अनुभवी हैं। अगर उन्हें मार दिया जाता है तो सेना का मनोबल हिल जाएगा और इससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। लिंग जियाओ ने बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मेरी नींव अब स्थिर नहीं है। हालांकि मृत्युदंड से बचा जा सकता है, लेकिन जीवित अपराध को माफ करना मुश्किल है। झांग यूफेई सेना के मनोबल को हिला देता है, अपने वरिष्ठों का खंडन करता है और उसे 100 सैन्य दंडों से दंडित किया जाता है। ये 100 सैन्य लाठियां कोई साधारण सैन्य लाठियां नहीं हैं।
क्योंकि योद्धाओं को पीटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य लाठियां खजाने हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी। इस बार जिसने झांग युफेई को मारा वह एक अमर खजाना था। भले ही झांग युफेई शिफानटियन के साधना आधार वाला एक मजबूत आदमी है, अगर वह इस अमर खजाने को 100 बार मारता है तो वह शायद दर्द से बेहोश हो जाएगा। जब सबने ये सुना तो वे जल्दी से दया की भीख मांगने लगे। लिंग जियो ने बस अपनी तलवार निकाली, अपने सामने की मेज को आधा काट दिया और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बेइमो शहर को ब्लैक क्रो आर्मी द्वारा नरसंहार से बचाने के लिए मुझे अभी मार दें। मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। हर कोई अवाक था और केवल अपना सिर हिलाकर आहें भर सकता था। भावनात्मक रूप से उन्हें झांग युफेई से सहानुभूति थी, लेकिन तार्किक रूप से उन्हें लगा कि लिंगजियो ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए इस तरह की बात के कारण लिंगजियो को मारना स्वाभाविक रूप से असंभव था। ठीक इसी तरह सबके सामने झांग युफेई की शर्ट उतार दी गई और हत्यारे ने उसे दंडित किया। सैन्य छड़ी से केवल 60 वार के बाद झांग युफेई पहले ही बेहोश हो चुका था। ये हमला सचमुच क्रूर है। आप लड़ नहीं सकते। अगर आप दोबारा लड़ेंगे तो कोई मर जाएगा। किन्हुओं ने जल्दी से घुटने टेके और दया की भीख मांगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ दया दिखाएंगे। सभी सेनापतियों ने भी जल्दी जल्दी विनती की। हाँ, चूंकि आप जनरल के अधीनस्थ हैं, इसलिए शेष 40 सैन्य छड़ें युद्ध के बाद गिनी जाएंगी। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और नाजुक ढंग से बैठक हॉल से बाहर चला गया। इन 60 सेना की लाठियों ने झांग युफेई को बहुत बुरी तरह पीटा। उसकी त्वचा और मांस फट गया, खून बह रहा था और वह लगातार कई बार बेहोश हो गया। जब अन्य जनरल मिलने आए तो झांग युफेई ने लिंगजियो को कोसना और बकबक करना जारी रखा और ली रोगुआन, किन्हुओ और झूगे मिंग उसे रोक नहीं सके। सौभाग्य से लिंगजियो इस समय बाहर की चीजों के बारे में चिंतित था, इसलिए उसे इस बारे में पता नहीं चला। इस सेना में कएयुन नाम का एक उपसेनापति है। उसका आमतौर पर झांग युफेई के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में बेइमो शहर में ब्लैक क्रो साम्राज्य का जासूस है। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले बेइमोगुआन के सामने लड़ाई शुरू की थी। कएयू विशेष रूप से झांग युफेई से मिलने आया था, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे की रखवाली कर रहे गार्डों को भगा दिया। कुछ परीक्षण के बाद कएयू ने पुष्टि की कि झांग युफेई वास्तव में ब्लैक क्रो साम्राज्य में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी असली पहचान बताई। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक झांग युफेई तैयार है, वह आज रात बेइमो शहर के द्वार खोलने, सभी रक्षात्मक संरचनाओं को बंद करने और सेना को शहर में प्रवेश करने का अवसर ढूंढ सकता है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? झांग युफेई ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या होगा अगर आपको उस लड़के लिंगजियो ने मेरा परीक्षण करने के लिए भेजा हो? यह आसान है। मैं बाद में आपको छोटे राजकुमार से मिलने के लिए शहर से बाहर ले जाने की कोशिश करूंगी। एक बार जब आप उससे मिलेंगे तो आप मुझ पर विश्वास करेंगे। कएयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। चर्चा तय होने के बाद कएयुन ने विशेष चैनलों के माध्यम से जियुमो जियान को एक गुप्त पत्र भेजा और बेइमो शहर के पास मिलने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद कएयुन और झांग युफेई ने जानकारी प्राप्त करने के लिए स्काउट होने का नाटक करते हुए बेइमो शहर छोड़ दिया। ये पहली बार नहीं था जब ऐसी बात हुई थी, इसलिए कएयुन इससे इतना परिचित था कि किसी को इस पर संदेह नहीं हुआ। हालांकि झांग युफेई चोटिल और जख्मी था, वह एक योद्धा था और फिलहाल लड़ नहीं सकता था, लेकिन वह अभी भी बिना किसी समस्या के चल सकता था। दूसरी ओर पत्र प्राप्त करने के बाद जियुमो जियान ने मुटू से पूछा कि क्या करना है। मुटू ने मुस्कुराते हुए कहा, सतह से देखने पर झांग युफेई ने लिंगजियो के साथ संबंध तोड़ लिया क्योंकि उसके पसंदीदा जनरल की हत्या कर दी गई थी और लिंगजियो ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यह एक आंतरिक कलह होना चाहिए, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना होगा और बच्चे की किसी भी चाल पर नजर रखनी होगी। हीरो भी यही देखते हैं। गुरुजी, तो क्या मुझे इस बार जाना चाहिए या नहीं? बेशक मैं जाना चाहता हूँ और तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। अगर लिंगजियो और झांग युफेई के बीच ब्रेकअप सिर्फ एक आवरण है, तो मैं तुम्हें मारने का ये शानदार मौका कभी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि यह मामला बहुत खतरनाक हो सकता है और छोटा राजकुमार ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तुम सच में लिंगजियो द्वारा मारे गए थे, क्या तुम जाने की हिम्मत रखते हो? मुटू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? अगर तुम बाघ की मांद में प्रवेश नहीं करोगे तो तुम बाघ के बच्चों को नहीं पकड़ पाओगे। जियुमो जियान ने सिर हिलाया। इसके बाद जियुमो जियान और झांग युफेई ने लिंगजियाओ की नाक के नीचे बेइमो शहर के बाहर मुलाकात की और रात में शहर को खोलने के मामले पर चर्चा की।
झांग युफेई ने घबराया हुआ अभिनय किया, जैसे कि वह लिंग जियो द्वारा खोजे जाने से डर रहा हो। अगर यह नकली है तो उनका अभिनय कौशल बहुत बढ़िया है। झांग युफेई के प्रदर्शन और जियुमो जियान की सैन्य शिविर में सुरक्षित वापसी ने ये साबित कर दिया कि लिंग जियाओ और झांग युफेई वास्तव में एक दूसरे से भिड़ गए थे। लेकिन जियुमो जियान को अभी भी संदेह था। रात में उसने पहले सैनिकों की एक टीम भेजने का नाटक किया, जिनमें से दो ने खुद को और मुटू को शहर में प्रवेश करने का नाटक किया। कुछ भी असामान्य न पाकर मैंने झांग युफेई की बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर ब्लैक क्रॉस साम्राज्य की सेना चुपचाप बेइमो शहर में प्रवेश कर गई। शहर की दीवार पर आप धुंधली सी कुछ गिरी हुई परछाइयां देख सकते हैं। इसे झांग युफेई और कई युन ने पहले ही सुलझा लिया होगा। यद्यपि शहर शांत था, परंतु बीच बीच में खर्राटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कुछ स्थानों पर मोमबत्तियां जल रही थीं। ये दृश्य देखकर जियुमो जियान और तैमूर मुटू को राहत मिली। मेरा आदेश पारित करो और शहर में रक्षकों को जल्दी से खत्म करो, किसी को भी पीछे मत छोड़ो। मैं चाहता हूं कि लिंग जियो जीवित रहे। जियुमो जियान ने व्यंग्य किया और बहुत धीमी आवाज में आदेश दिया, क्योंकि उसे आराम कर रहे शहर के रक्षकों को डर था कि कहीं वे घबरा न जाएं। यद्यपि यदि वे लोग इस समय सतर्क हो जाएं तो भी वे अपनी संख्यात्मक बढ़त से उन्हें आसानी से कुचल सकते हैं। लेकिन जियुमो जियान एक भी सैनिक नहीं खोना चाहता था और आसानी से बेइमो शहर पर कब्जा करना चाहता था। इस तरह उसकी उपलब्धियां ब्लैक क्रॉस साम्राज्य तक फैल जाएंगी और कोई भी उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर, चलो लिंग जियो से मिलते हैं। अब जब बात इस बिंदु पर आ गई है तो उसे आत्मसमर्पण करना ही होगा, भले ही वह आत्मसमर्पण न करे। जिमोजियान ने आदेश देने के बाद तैमूर मुटू को देखा और कहा, खैर, वह बच्चा अभी भी बहुत छोटा है। उसने अभी अभी शक्ति प्राप्त की है और झांग युफेई जैसे अनुभवी पर हमला करने का साहस किया है। वह वास्तव में इसके महत्व को नहीं जानता है। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसानी से जीती गई कि अब ये दिलचस्प नहीं रही। मुटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मास्टर, आपको ऐसा क्यों कहना है? बेइमो शहर पर कब्जा करने के बाद हम दक्षिण की ओर बढ़ सकते हैं और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही शहर तक पहुंच सकते हैं। एक महान युद्ध की आपकी इच्छा स्वाभाविक रूप से पूरी होगी। वे दोनों बातें करते हुए नगर के राजा के भवन में प्रवेश कर गए। हवेली में कोई गार्ड नहीं था, केवल शयनकक्ष में मोमबत्ती की रोशनी जल रही थी और कुछ आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। ये लड़का बहुत बहादुर है। वह बिना सुरक्षाकर्मियों के जाने का साहस करता है, इसलिए उसे हत्या का डर नहीं है। मुटू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसने सोचा होगा कि बेइमो शहर में अभी भी लोहे की दीवार है। यह अफसोस की बात है। जियुमो जियान को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। पहली बार जब उन्होंने एक अभियान पर सेना का नेतृत्व किया तो वे बेइमो शहर पर कब्जा करने में सफल रहे। ये निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यदि वह दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रखते हैं तथा अपने कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हैं तो उनकी बात अधिक सुनी जाएगी तथा यहाँ तक कि महारानी के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी संभव हो जाएगा। लिंग जियाओ एक बात में सही था। हालांकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शाही सत्ता की विरासत के मामले में वह बहुत क्रूर थी। जैविक पुत्र के विषय में क्या, फिर भी मार डालो। शाही परिवार में गर्मजोशी पाना वास्तव में कठिन है, इसलिए जियुमो जियान को अपनी शक्ति को मजबूत करना होगा। इस समय जियुमो जियान को यह एहसास नहीं था कि झांग युफेई द्वारा उन्हें शहर में प्रवेश करने देने के बाद उसने शहर छोड़ने के लिए अराजकता का फायदा उठाया। जहां तक कई युन का सवाल है, जिसे झांग युफेई पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया गया था, वह एक लाश बन चुका था। दरवाजा खुल गया। अचानक उसके सामने आग की एक चमक चमक उठी और भारी प्रभाव बल ने जियुमो जियान को गिरा दिया। सौभाग्य से मुटू मजबूत था और उसने अधिकांश प्रभाव को रोक दिया। अन्यथा जियुमो जियान सिर्फ इस एक झटके में मांस की पेस्ट में उड़ जाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसी समय बेइमो शहर में तेज आवाजें गूंजती रहीं, मानो जमीन से अनगिनत गड़गड़ाहटें फूट पड़ी हों और पूरा बेइमो शहर घने धुएं और आग की लपटों में फंस गया। एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी। मैं जाल में फंस गया। इस समय जमीन से उठकर खड़े हुए जियुमो जियान को अचानक एहसास हुआ कि वह लिंग जियो के जाल में फंस गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसे एक बूढ़े शिकारी को भी एक बाज ने अंधा कर दिया होगा। इस बच्चे ने वास्तव में बेइमो शहर को छोड़ दिया जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। और उसके पास इतने सारे विस्फोटक कैसे आए? और शक्ति इतनी प्रबल है। तैमूर मुटू के बूढ़े चेहरे पर भी कुछ गुस्सा दिखा।
मैं वास्तव में गटर में पलट गया था और एक 16 वर्षीय बच्चे ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या होगा? छोटे राजकुमार, सबसे ज़रूरी काम शहर से बाहर निकलना है। हमें रोकने के लिए रक्षा संरचना के बिना ये छोटा शहर हमें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। भले ही हम अपने आधे सैनिकों को खो दें, फिर भी हम लिंग जियाओ को पकड़ सकते हैं और उसे मार सकते हैं। तिमूर मुतु ने कहा, मास्टर सही कह रहे हैं। हालांकि जियुमो जियान होशियार है, लेकिन ये पहली बार है जब वह युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व कर रहा है। ऐसी चीज का सामना करते समय उसका चेहरा अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है। सौभाग्यवश तैमूर मुतु के शब्दों ने उसे तुरंत शांत कर दिया। विस्फोट जारी रहे, लेकिन दोनों लोगों को अब इसकी परवाह नहीं थी। वे शहर के राजा के महल से बाहर भागे और पूरी सेना को शहर से बाहर निकलने का आदेश दिया। मेरी आज्ञा सुनो, 2 सेनाओं में विभाजित हो जाओ और क्रमशः उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार पर हमला करो। उसके पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। अगर वह सिर्फ एक शहर के दरवाजे पर हमला करता है तो इससे बहुत ज्यादा युद्ध शक्ति बर्बाद हो सकती है, इसलिए सैनिकों को 2 रास्तों में बांटना सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि ये सब लिंग जियाओ की उम्मीदों के अनुरूप था। जब काले कौवा साम्राज्य की सेना शहर के द्वार के पास पहुंची तो अचानक जादुई व्यूह और संरचना की रोशनी चमक उठी और सभी प्रकार के हमले भारी संख्या में आए और वे वास्तव में शहर पर हमला कर रहे थे। क्या हो रहा है? अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है और रक्षा संरचना पलट गई है। जब तक कि यह कोई जादुई व्यूह रचना मास्टर न हो, कौन ऐसा कर सकता है? एक और गलत अनुमान। यद्यपि जियुमो जियान और तैमूर मुतु ने बेइमो शहर का सटीक सर्वेक्षण किया था और जानते थे कि झुगे मिन कितना शक्तिशाली था, लेकिन उनके निष्कर्ष और विश्लेषण के अनुसार जुगे मिन के मेचा सैनिक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने एक व्यक्ति का गलत अनुमान लगा लिया। वह लिंग जियाओ था। चाहे वह विस्फोटक हो या गठन का उल्टा होना, ये सब लिंग जियो के कारण बदले गए थे। विस्फोटकों को लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में छिपा दिया था और वे इस समय काम आए। जहां तक संरचना के उल्टने की बात है तो यह उसके लिए बताने लायक नहीं था। उसे केवल संरचना के कनेक्शन पॉइंट बदलने की जरूरत थी और ये 10 मिनट से भी कम समय में उलट हो जाएगा। वह लड़का हमारी कल्पना से भी अधिक भयानक है। ये तो बस एक जाल है। हालांकि मुटु नाराज था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिंग जियाओ का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। क्या यह अभी भी एक लड़का है? वह जीने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वे चौंक गए, लेकिन उन्हें इस समय हताश होकर हमला करना पड़ा। यद्यपि रक्षात्मक संरचना शक्तिशाली थी, लेकिन ये ब्लैक क्रो साम्राज्य के प्रभाव का सामना नहीं कर सकी। लगभग 300,000 सैनिकों को खोने के बाद उत्तरी द्वार और दक्षिणी द्वार को एक ही समय में विस्फोट करके खोल दिया गया। इससे पहले हुए विस्फोट में मारे गए सैनिकों को मिलाकर कुल नुकसान 500,000 से अधिक हो गया। बहुत अधिक लोगों का होना भी एक समस्या है, क्योंकि वे घनी आबादी वाले हैं, इसलिए जब तक विस्फोटक फटते रहेंगे किसी न किसी की मौत हो ही जाएगी। रक्षात्मक संरचना के आक्रमण के लिए भी यही बात सत्य है। सभी लोग उत्तरी द्वार की ओर चलें। भले ही वे 500,000 सैनिक खो देते, लेकिन ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना अभी भी लगभग 700,000 थी। जियुमो जियान और मुटु जानते थे कि लिंग जियाओ के पास अधिकतम 40,000 सैनिक ही थे। संख्या में अंतर बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि अगर कोई घात भी लगा हो तो भी वे डरेंगे नहीं। इसलिए एक दिशा में चार्ज करना सबसे अच्छा विकल्प था। उन्होंने दक्षिणी द्वार के स्थान पर उत्तरी द्वार को इसलिए चुना क्योंकि वे पीछे हटना चाहते थे। दक्षिणी द्वार शेनहुआंग साम्राज्य की ओर जाता है। एक बार जब वे वहां से गुजरेंगे तो अगर उनका पीछे हटना बंद हो जाएगा तो ये बुरा होगा, और उत्तर की ओर जाकर वे आक्रमण और बचाव कर सकते हैं, जो अब की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। इस समय हालांकि मुटु और जियुमो जियान अभी भी शांत रह सकते थे, ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना पहले से ही अराजकता में थी। लाखों लोगों के लिए शांत रहना असंभव है। यह अराजकता न केवल मनोबल को कम करेगी, बल्कि युद्ध प्रभावशीलता को भी बहुत कम कर देगी। ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना ने अभी तक शहर नहीं छोड़ा है और अचानक सभी दिशाओं से गायन सुनाई देने लगता है। ब्लैक क्रो साम्राज्य का कोई भी सैनिक इस गीत को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता है, क्योंकि यह ब्लैक क्रो साम्राज्य का लोकगीत है। ऐसे गाने सुनकर ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना में हड़कंप मच गया। कई लोगों को अपने गृहनगर में अपने रिश्तेदारों की याद आ गई और वे लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे। भगोड़े सामने आने लगे। भगोड़े सेना के लिए घातक होते हैं।
उनका मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मौत से भी ज्यादा। एक झटके में 1 लाख से ज्यादा लोग घबराकर भाग गए। लिंग जियाओ की व्यवस्था के तहत इन भगोड़ों को रोका नहीं जा सका। वे जल्दी में भाग गए, अपने कवच और हथियार पीछे छोड़ गए। ये दृश्य देखकर मुटु और जियुमो जियान, जो हमेशा शांत रहते थे, भी घबरा गए। क्या लिंग जियो है? वह भी षड्यंत्रकारी रणनीति का उपयोग करता है, लेकिन उसके पास इतने सारे लोग कैसे हैं? जियुमो जियान ने पूछा। हम लगभग भूल ही गए थे कि बेइमो शहर में हजारों सैनिकों के अलावा लाखों नागरिक भी हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 200,000 से अधिक होती है। मुटु ने आह भरी और कहा, शायद सामान्य समय में ये नागरिक सिर्फ एक भीड़ होते हैं, लेकिन आज हमारे सैनिक भयभीत पक्षी बन गए हैं। छोटे राजकुमार, आप सैनिकों को पीछे हटने के लिए नेतृत्व करते हैं और हम विभाजन के लिए पीछे तोड़ सकते हैं। हमें बस शिविर में लौटना है और उन्हें कैदियों के साथ धमकाना है। तो लिंग जियो स्वाभाविक रूप से एक चूहा प्रूफ हथियार है और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता है। मालिक, सावधान रहें। इस समय जियुमो जियान के पास ज्यादा सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर वह फिर से संगठित होना चाहता था और स्थिति को उल्टना चाहता था, तो उसे सैन्य शिविर में वापस लौटना होगा। तैमूर मुतु अंत में रुका और अपने आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान दिया। आखिरकार वह एक मजबूत आदमी है और अकेले युद्ध की स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। जब तक लिंग जियो दिखाने की हिम्मत करता है, वह लिंग जियो को मार देगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक आग की लपटें आसमान में उठने लगी और भीड़ पर अनगिनत बिजली के गोले फेंके गए, जिससे लोग पीठ के बल गिरने लगे और अनगिनत लोग हताहत हुए। वे न केवल बमों से मारे गए, बल्कि अपने ही लोगों द्वारा कुचलकर मार डाले गए। आगे घाटी के ऊपर लिंग जियाओ खड़ा था, मुतु को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसकी नज़र में प्रतिद्वंद्वी जियुमो जियान नहीं था, बल्कि यह बूढ़ा आदमी था। जियुमो जियान वास्तव में स्मार्ट है, लेकिन उसका वास्तविक मुकाबला अनुभव बहुत खराब है। अगर उसे कुछ साल का प्रशिक्षण समय दिया जाए, तो वह निश्चित रूप से दूसरा मुटु बन जाएगा। लेकिन अब जियुमो जियान पर्याप्त अच्छा नहीं है। बच्चे, मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। तुम बुद्धिमान और बहादुर दोनों हो, जिससे मैं आश्वस्त हूँ। हालांकि तुम भूल गए हो कि मेरे सामने तुम्हारी थोड़ी सी ताकत भी काफी नहीं है। तैमूर मुटु ने उड़ते हुए वज्रपात को अनदेखा किया और पहले चोर को पकड़ने के लिए घाटी में कूद गया। जब तक वह लिंग जियाओ को मार देता, तब तक लड़ाई स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती। मुतु, एक बूढ़े आदमी, गवर्नर लिंग के पास कई योजनाएं हैं, वह आप जैसे बूढ़े कुत्ते के बारे में सोचने में कैसे विफल हो सकता है? हवा में ही फैंग क्विंगियान और लू चेंगलोंग अचानक प्रकट हुए और मुटु का रास्ता रोक दिया। क्या तुम दोनों बंद नहीं हो? मुटु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसकी गति भी धीमी हो गई। हाँ, हालांकि आपने हमारी सुरक्षा के लिए शिविर में 50,000 सैनिक छोड़े हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। अगर आप बेइमो शहर में घुसपैठ करने के लिए लोगों को भेज सकते हैं, तो क्या मैं नहीं भेज सकता? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। जिस समय कड़वे मांस, कलश में कछुआ पकड़ने और सभी दिशाओं से घात लगाने की रणनीति अपनाई जा रही थी, उसी समय ब्लैक क्रो साम्राज्य की सेना में लंबे समय से एकीकृत हत्यारे भी कार्रवाई करने लगे। उनका मिशन स्वाभाविक रूप से फैंग क्विंगियान, लू चेंगलोंग और अन्य को बचाना है। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। तुम इतनी कम उम्र में इतनी होशियार हो। मैं तुम्हें वाकई कम आंकता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन 2 असफल लोगों के साथ मुझे रोक सकती हो? यद्यपि मुटु लिंग जियो की चालाकी से भयभीत था, लेकिन इस समय वह शांत हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। लड़ाई का रुख मोड़ने का एकमात्र मौका लिंग जियाओ को मारना है, या फिर उसे जीवित पकड़ लो। फैंग की ज्ञान की ताकत उसकी जितनी अच्छी नहीं है, और उसके अनुमान के अनुसार उसे 100 चालों के भीतर उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। लू चेंगलोंग का तो उल्लेख भी कम ही किया जा सकता है। इस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए। जब तक वे अंत में जीत सकते थे, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सिर्फ कमांडर ही क्यों न बन गए हों। लेकिन लिंग जियो की अभिव्यक्ति शांत रही। ये बताना पूरी तरह असंभव है कि यह बच्चा क्या सोच रहा है। इस समय, हालांकि ब्लैक क्रो आर्मी संख्या में बड़ी थी, वे सिर्फ कटाई के लिए इंतजार कर रहे लीग थे और उनमें ज्यादा लड़ाकू प्रभावशीलता नहीं थी। अव्यवस्था, घबराहट, ये ब्लैक क्रो आर्मी का मुख्य विषय बन गया। इन लोगों में सैकड़ों काले कौवा शूरवीर थे जो जियुमो जियान की रक्षा कर रहे थे और घेरा तोड़ने के प्रयास में लगातार हमला कर रहे थे और मार रहे थे।
ये लोग जियुमो जियान के निजी रक्षक हैं। उनमें से प्रत्येक की शक्ति 6 कला स्वर्ग साधना स्तर से ऊपर है और सबसे शक्तिशाली गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गया है। आक्रमण के दौरान वे उन्हें निर्ममतापूर्वक मार देते थे, चाहे वे उनके अपने लोग हों या उत्तरी रेगिस्तान की सेना, केवल जियुमो जियान के लिए खूनी रास्ता साफ करने के लिए। अंततः वे घेरे से बाहर निकल आए, लेकिन 100 से अधिक लोगों की जान चली गई और अभी भी 300 लोग बचे हुए थे। ये देखकर जियुमो जियान का दिल टूट गया। आखिरकार ये वे लोग थे जिन्हें उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। वे सभी सबसे वफादार थे। अगर उनमें से एक भी मर जाता तो उसका दिल टूट जाता, 100 से ज्यादा की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियो, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। जियुमो जियान जानता था कि वह न तो रो सकता था और न ही रुक सकता था। वह ये लड़ाई पूरी तरह से हार चुका था, बिना किसी संदेह के हारना। लेकिन वह मर नहीं सकता। जब तक वह जीवित है, उसके पास बदला लेने का मौका है। रुको, छोटे राजकुमार, जियुमो जियान ने एक आवाज सुनी जो शैतान जैसी लग रही थी। हालांकि आवाज वास्तव में सुंदर और मधुर लग रही थी, लेकिन उसके लिए ये शैतान की आवाज जैसी थी। लेंग मेई वहीं खड़ी थी, एक हाथ में तलवार पकड़े हुए और ठंड से जियुमो जियान को देख रही थी। इस समय लेंग मेई ने गुफा स्वर्ग क्षेत्र की ताकत का पूरा प्रदर्शन किया था। हालांकि इसके लिए उसे बहुत कुछ खर्च करना पड़ता, लेकिन उसे इस लड़ाई में ऐसा करना ही था। तुम छोटे राजकुमार को लेकर चले जाओ, मैं इस औरत को रोक दूंगा। प्रथम गुफा स्वर्ग से एक रक्षक चिल्लाया और लेंग मेई की ओर दौड़ा। हालांकि ठंडी रोशनी चमकी और उसका सिर एक पल में जमीन पर गिर गया। बेर के फूल उड़ने लगे और शेष बचे 300 से अधिक गार्डों में से 1 दर्जन से अधिक गार्ड एक क्षण में ही मर गए। लेंग मेई के हाथों में कभी दया नहीं थी। जिस पर भी वह हमला करता था, वह निश्चित रूप से मर जाता था। जियुमो जियान को पता था कि वह इस महिला का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे भागना होगा। डरो मत, छोटे राजकुमार, जनरल तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। जैसे ही लेंग मेई कदम दर कदम जियुमो जियान की ओर बढ़ रहा था, एक जनरल काले कौवा जानवर पर सवार होकर प्रकट हुआ। वह अपने हाथों में 2 हथौड़े पकड़े हुए है और उसकी साधना यिन और यांग के आधे चरण तक पहुंच चुकी है। मुटू ब्लैक क्रो आर्मी में एकमात्र मास्टर नहीं है। बेशक यिन और यांग क्षेत्र में केवल एक ही शक्तिशाली व्यक्ति है, मुटू, लेकिन कई अन्य गुरु भी हैं। धन्यवाद जनरल, जियुमो जियान ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और फिर अपने निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां से चला गया। घाटी के ऊपर लिंग जियो ने असहाय होकर आह भरी। चाहे संसाधनशीलता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अंततः शक्ति द्वारा समर्थित होना ही चाहिए। यदि उसकी ताकत मुटू के स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये रणनीति निश्चित रूप से सबसे सही प्रभाव प्राप्त करेगी। न केवल जियुमो जियान की मृत्यु होने वाली है, बल्कि तैमूर मुटू भी जीवित नहीं बचेगा। अब उसे न केवल जियुमो जियान को भागते हुए देखना था, बल्कि उसे मुटू के खतरे का भी सामना करना था। लू चेंगलोंग को मुटू की हथेली से धक्का देकर दूर फेंक दिया गया और उसकी मृत्यु या जीवन अज्ञात था। फैंग की ज्ञान भी बदसूरत लग रहा था और उसे खून की उल्टी हुई, जाहिर है वह इसे रोकने में असमर्थ था। लिंग जियो, आओ और अपना भाग्य स्वीकार करो। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम सभी को मार डालूंगा ताकि तुम्हें पता चले कि एक तलवार से हमारे ब्लैक क्रो साम्राज्य का दुश्मन बनना कितनी बेवकूफ़ी है। मुटू के लिए इस समय रणनीति उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी ताकत। उसकी नज़र में ब्लैक क्रो आर्मी के दिमाग में मौजूद दुर्लभ लिंग जियाओ अब जिक्र करने लायक नहीं था। वह अपने हाथ के एक हल्के से खिंचाव से इस बच्चे को मौत के घाट उतार सकता था। फैंग की ज्ञान को मुटू का सख्त विरोध करते देख लिंग जियो ने शांति से कहा, वाइस डीन फैंग, रास्ते से हट जाओ। मेरे लिए प्रसिद्ध ब्लैक क्रो गॉड तैमूर मुटू के हाथों मरना ही उचित है। इतिहास में दर्ज होने के लिए ये काफ़ी है। फैंग क्विन ज्ञान को समझ में नहीं आया कि लिंग जियो ने ऐसा क्यों किया, लेकिन लिंग जियो पर भरोसा होने के कारण वह फिर भी रास्ते से हट गया। लेकिन उसके जाने देने से मुटू को हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ सीनियर मुटू, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे आसानी से कुचलकर मार सकते हैं। जल्दी करो और हमला करो। लिंग जियाओ का चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। जितना ज्यादा ऐसा होता गया, मुटू की हिम्मत उतनी ही कम होती गई। वह सतर्कता से इधर उधर देखने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई घात लगाकर हमला न कर दे। यद्यपि उसने लू चेंगलोंग और फैंग की ज्ञान को हराया था, फिर भी वह घायल हो गया था। यद्यपि यह गंभीर नहीं था, लेकिन यह अपरिहार्य था कि उसकी युद्ध प्रभावशीलता कम हो जाएगी। और लिंग जियाओ एक चालाक आदमी था।
कौन जानता था कि यह एक जाल था। आज उसे लिंग जियाओ से कई बार हार का सामना करना पड़ा, इसलिए सावधानी बरतना अपरिहार्य था। बच्चे, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगली बार जब मिलूंगा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद तैमूर मुटु पलटा और चला गया। वह जियुमो जियान के पीछे गया। अंततः लिंग जियाओ के माथे पर ठंडा पसीना टपक पड़ा। उन्होंने खाली शहर की योजना का प्रयोग स्वयं पर किया। यदि तैमूर मुटु ने सचमुच हमला किया होता तो वह केवल यही कर सकता था कि अपनी जान जोखिम में डालकर मुटु को गंभीर रूप से घायल कर दे। लेकिन ये सबसे खराब योजना थी। सौभाग्यवश योजना सफल रही। चतुर तैमूर मुटु ने अपना साहस खो दिया था क्योंकि उसे लिंग जियो ने कई बार धोखा दिया था। अच्छा लड़का, तुम सच में अच्छे हो। तुम उस बूढ़े आदमी को भी डरा सकते हो। फैंग किंगयान ने आश्चर्य से लिंग जियो को देखा और कहा, मेरी तारीफ करना बंद करो उपराष्ट्रपति फैंग। मैं अभी बहुत घबराया हुआ था। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह वास्तव में अभी अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहा था। सौभाग्यवश वह शक जीत गया और यही काफी था। तैमूर मुटु चले गए और जियुमो जियान भी चले गए। ब्लैक क्रो आर्मी के बचे हुए लोग, जिनकी संख्या केवल 300,000 थी, भी भाग गए। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर लिंग जियाओ को वाकई बहुत अफसोस हुआ। अगर वह मुटु या जियुमो जियान को मार सकता तो यह एक बड़ी जीत होती। ये दुख की बात है कि यद्यपि संसाधनशीलता समाप्त हो गई है, फिर भी शक्तिशाली की भूमिका अभी भी बहुत बड़ी है। किन्हुओ, आदेश पारित करो, बाहर की लाशों को नजरअंदाज करो और सुरक्षा को फिर से बनाने के लिए तुरंत बेइमो शहर लौटाओ। दूसरी तरफ अभी भी 300,000 लोग हैं, इसलिए वे वापस मुड़कर नहीं आ सकते। आदेश का पालन करें। हालांकि युद्ध के मैदान में कई ट्रॉफियां हैं, लेकिन लिंग जियाओ उन्हें लेने में समय बर्बाद नहीं कर सकता। हर चीज में स्थिरता के लिए प्रयास करना अभी भी उसकी रणनीति है। यद्यपि बेइमो शहर में कई घर उड़ा दिए गए, लेकिन समग्र संरचना अभी भी मौजूद है, इसलिए इसे रक्षात्मक किले के रूप में स्थापित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब वे बेइमो शहर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शहर का द्वार कसकर बंद था और शहर के टॉवर पर एक अप्रत्याशित व्यक्ति खड़ा था। क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच सकते, लिंग जियाओ? हम यहाँ फिर मिलेंगे। जिया यून। लिंग जियाओ की भौहें तंग गईं। शहर की चोटी पर कोई और नहीं बल्कि झेंग की एलायंस से जिया यून खड़ा था। क्योंकि वह युद्ध में व्यस्त था, लिंग जियो को नहीं पता था कि जियायून, जी चांगरान और वान क्यूफेन कहाँ गए थे। और अब वे सभी टावर पर खड़े हैं। बेशक सिर्फ वे ही नहीं थे, कवच पहने हुए एक अजनबी भी था। कवच की शैली और रंग को देखते हुए वह भी जी निंग के समान ही हैसियत का होना चाहिए। वह भी एक सेनापति और शहर का सरदार था। जनरल जिया, चूंकि आप हमारा समर्थन करने के लिए यहाँ हैं, तो आप शहर के द्वार को कसकर बंद क्यों नहीं कर देते और हमें जल्दी से अंदर क्यों नहीं आने देते? ब्लैक क्रो आर्मी पहले ही पीछे हट चुकी है। ली रुगुआन स्पष्ट रूप से शहर की दीवार पर खड़े लोगों को जानता था और जोर से चिल्लाया, सिर्फ इसलिए कि आप 10 लाख से अधिक ब्लैक क्रो आर्मी को पीछे धकेल सकते हैं। मैं इस पर इतना विश्वास क्यों नहीं करता जब तक कि आप जियुमो जियान या तैमूर मुटु के सिर नहीं ला सकते। जिया नाम के जनरल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये शाही दरबार का आदेश है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। हाँ, आप होशियार हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि होशियार लोग अक्सर लंबे समय तक नहीं जीते हैं। लिंग जियो, आपने ब्लैक क्रो आर्मी के साथ मिलीभगत की, दिव्य फीनिक्स सैनिकों को अपंग कर दिया और यहाँ तक कि जनरल सिकोन को भी घायल कर दिया, और आपने वास्तव में शहर में घुसने की कोशिश की। यह एक ऐसी इच्छाधारी सोच है। जिया यून जोर से हंसा। ली रुगुआन कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। उनके साथ बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखते हुए कि वे अब पूर्ण गठन में इंतजार कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वे 1 घंटे से अधिक समय से यहाँ हैं। उन्होंने हमें ब्लैक क्रो आर्मी के साथ लड़ते हुए देखा और हमें अनदेखा कर दिया। अब और उसने वापस कहा, ये लोग सुदृढ़ीकरण नहीं है, वे हमें मारने के लिए यहाँ हैं, वे हमारी जान चाहते हैं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप जी निंग और लिंग जियाओ को सौंप सकते हैं और बाकी लोगों को मौत से बचा लिया जाएगा और उन्हें केवल दास के रूप में दिया जाएगा। जनरल जिया ने शांति से कहा, मानो वे निम्नलिखित लोगों को मनुष्य ही नहीं मानते और एक साधारण वाक्य अनगिनत लोगों के जीवन का निर्धारण कर सकता है। तुम्हारी माँ को चोदो। गवर्नर लिंग ने ब्लैक क्रो आर्मी को हराने और ब्लैक क्रो साम्राज्य को चौंकाने की योजना बनाई थी।
न केवल वह दोषी नहीं है, बल्कि वह वास्तव में योग्य है। तुम उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? झांग युफे ने शाप दिया। जनरल जिया, क्यों न लोगों को शहर में प्रवेश करने दिया जाए और मैं सेना का नेतृत्व कर ब्लैक क्रो आर्मी का पीछा करूंगा। लिंग जियाओ ने कहा, नहीं, कौन जानता है कि उन मिट्टी के पैरों के बीच तुम्हारा कोई जासूस है या नहीं। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो हम हमला करेंगे। तीरंदाजों, तैयार हो जाओ। जनरल जिया ने नीचे खड़े लोगों को देखा और उनके चेहरे पर केवल तिरस्कार का भाव था। बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये देखकर कि यह आदमी वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था, लिंग जियो चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नगर के मीनार के ऊपर से तीरों की वर्षा होने लगी। जो सैनिक ब्लैक क्रो आर्मी द्वारा नहीं मारे गए, वे अपने ही लोगों के हाथों दुखद रूप से मारे गए। बाणों की वर्षा के कारण लोगों की हताहतों की संख्या भी बहुत अधिक थी। इसका एकमात्र कारण कि वे लोगों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में अपने ही लोगों पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। जिया यून, वान क्यूफेक, जी चांगरान और तुम सब, अगर मैं, लिंग जियाओ, नहीं मरा तो मैं तुम जानवरों को मार डालूंगा। लगभग 2000 सैनिकों को खोने के बाद सेना अंततः तीरंदाजों की पहुंच से बाहर हो गई। मुझे आदेश दो और सबसे पहले बेमुगुआन में तैनात हो जाओ। जनरल जी निंग के जागने तक इंतजार करते हैं और फिर देखेंगे कि हम क्या करते हैं। लिंग जियाओ अभी जनरल जिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर विद्रोह का नाम लौह पंक्तिबद्ध हो जाएगा। ये निर्णय जी निंग को लेना होगा। सौभाग्य से जी निंग की विश्रण प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चली गई और वह जल्द ही जागने में सक्षम हो जाएगा। फिलहाल भोजन या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 1 महीने तक बेमुगुआन में रहने में कोई समस्या नहीं होगी। एक दिन बाद हत्या की घटना घटी और ब्लैक क्रो आर्मी ने पीछे हटना बंद कर दिया तथा बेमो शहर से 60 मील दूर तैनात हो गई। वर्तमान संख्या लगभग 350,000 है, लेकिन जिउमो जियान का ठिकाना अज्ञात है और मुतु ने उनकी तलाश के लिए लोगों को भेजा है। यही अवसर है। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और दूर तक देखने लगा। जनरल जिया ने उन्हें शहर में प्रवेश न करने का एकमात्र कारण ये बताया कि उनके पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उन्होंने ब्लैक क्रो आर्मी को हरा दिया है। लेकिन अगर वहां जिउमो जियान का सिर हो तो क्या होगा? लिंग जियो ने किन हुओ, झू गिमिंग, ली रुगुआन, झांग युफे, जी मिनकोंग और अन्य को बुलाया और कहा, मेरे जाने के बाद ये स्थान अस्थायी रूप से किन हुओ द्वारा शासित होगा, जनरल के जागने की प्रतीक्षा करेगा। क्या वे जिउमो जियान का सिर नहीं चाहते हैं? मैं अब इसे उनके लिए वापस लाने जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि वे और क्या कर सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये बहुत खतरनाक है। जी मिनकोंग सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने आपत्ति जताई। अन्य लोग भी आपत्ति जताना चाहते थे, लेकिन लिंग जियो ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आदेश दे रहा हूँ। मुझे इसे दूसरी बार दोहराने मत दो। हालांकि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन मेरे अपने विचार हैं। आपको जो करना है वह जनरल और इन लोगों की रक्षा करना है। आदेश देने के बाद लिंग जियो ने पहाड़ और नदी की दुनिया का सारा खाना बाहर निकाल लिया और फिर चुपचाप चला गया। क्योंकि उसने सीधे छाया कवच और छाया कदम सक्रिय कर दिए थे, इसलिए बेमो शहर के लोगों को उसके जाने के बारे में पता नहीं चला। लिंग जियो को विश्वास था कि यद्यपि उसकी ताकत तैमूर मुतु जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह लोगों को ढूंढने में तैमूर मुतु से कभी नहीं हारेगा। एक दिन बाद उसकी आत्मिक शक्ति ने जिउमो जियान का पता ढूंढना शुरू किया। 100 मील दूर जिउमो जियान लगभग 300 गार्डों की सुरक्षा में आराम कर रहा था। इस तरह से देखने पर तो उन्हें सीधे ब्लैक क्रो साम्राज्य में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वह तैमूर मुतु पूरी तरह से गलत दिशा में देख रहा था। अफसर लिंग जियाओ ने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की और शैडो स्टेप का चरम पर इस्तेमाल किया। आखिरकार 1 घंटे के बाद उसने जिउमो जियान को देखा जो उठकर जाने वाला था। उसने छाया कवच या छाया कदम नहीं हटाया, क्योंकि लिंग जियो जानता था कि उसकी साधना जिउमो जियान जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे हराना असंभव होगा जब तक कि वह अचानक हमला न कर दे। हालांकि जब शैडो कोन जिउमो जियान से 10 मीटर से अधिक दूर था, तो जिउमो जियान ने अचानक उसके हाथ में चाय का कप फेंक दिया। हवा में शराब का गिलास फट गया और मलबे में बदल गया, जिसने शैडो कोन के हमले को भी रोक दिया। यह आश्चर्यजनक है। लिंग जियो मन ही मन आश्चर्यचकित था। ऐसा लगता है कि जिउमो जियान की हत्या करना वास्तव में कोई आसान काम नहीं है। हालांकि उसके पास बहुत धैर्य है।
वह इसे एक बार में 2 बार नहीं कर सकता, और वह इसे 3 बार भी नहीं कर सकता। उसे जियुमो जियान का सिर लेकर वापस जाना होगा। छोटे राजकुमार को लेकर चलो। हालांकि गार्ड दुश्मन की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे लिंग जियो को नहीं देख सकते थे, इसलिए अब वे केवल अपने शरीर से जियुमो जियान की रक्षा कर सकते थे और फिर भागना जारी रख सकते थे। लिंग जियाओ ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसका पहला प्रयास विफल हो गया। अगर वह फिर से कोई कदम उठाता है तो उसे बेहतर समय चुनना होगा, इसलिए उसने भी उसका पीछा किया। आखिरकार जियुमो जियान का सिर हजारों लोगों के जीवन से जुड़ा था और वह आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। प्रतिद्वंद्वी एक काले कौवा जानवर पर सवार था, लेकिन लिंग जियो को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि चाहे वह छाया कवच हो या छाया कदम, बाहरी चीजों को एक ही समय में अदृश्य बनाना असंभव है। दोनों ओर रेगिस्तानी पौधे हैं जो लगातार पीछे हट रहे हैं, और पैरों के नीचे पीली रेत का एक लंबा विस्तार है। लिंग जियो की आंखों में केवल जियुमो जियान था, जो कुछ हद तक कठोर अभिव्यक्ति के साथ काले कौवा जानवर पर सवार था। जियुमो जियान अब एक पक्षी की तरह भयभीत है। वह महत्वाकांक्षी था और लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अंत में वह लिंग जियो के हाथों में पड़ गया, जो उससे भी छोटा था। इस तरह के झटके से जियुमो जियान के लिए कुछ समय के लिए संभलना मुश्किल हो गया। अब वह केवल बचकर निकल सकता है। हताश होकर भागो, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपकी मृत्यु बुरी तरह हो सकती है। वह मरना नहीं चाहता था। वह सिर्फ 17 साल का था और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। अब जब वह मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से मेरी आंतरिक शक्ति सामान्य योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत है, अन्यथा मैं वास्तव में उसका पीछा नहीं कर पाता। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए, अन्य सभी विचार त्याग दिए और पीछा करना जारी रखा। उसे नहीं पता था कि इस समय जियुमो जियान क्या सोच रहा था। वह केवल इतना जानता था कि अगर वह जियुमो जियान के सिर के साथ वापस नहीं जा सका तो वह 200,000 से अधिक सैनिकों और नागरिकों को खो सकता है। वह भूख से मरने वाला था। यह न जानते हुए कि इसमें कितना समय लगेगा, लिंग जियाओ को लगा कि मूल रेगिस्तान धीरे धीरे हरे घास के मैदान में बदल गया। उन्हें पहले ही ब्लैक क्रो साम्राज्य में गहराई तक प्रवेश कर जाना चाहिए था। ब्लैक क्रो एम्पायर और डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के जंक्शन पर एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। हालांकि वहां पौधे हैं, लेकिन बहुत कम हैं। घास के मैदान या जंगल देखने से पहले आपको दोनों देशों के क्षेत्र में 60 मील से अधिक दूरी तक जाना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आंतरिक ऊर्जा इतनी अधिक खपत हो जाती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ब्लैक क्रो साम्राज्य तक उसका पीछा करूंगा। लिंग जियो ने आराम करने के लिए एक पल लिया, स्वर बचाव की गोली का एक मुट्ठी भर अपने मुंह में भर लिया और इसे तली हुई फलियों की तरह चबाया। तो फिर पीछा करते रहो। अंततः एक चीख सुनाई दी। ये ब्लैक क्रोमोन की चीख थी। जियुमो जियान की जांघ के नीचे का काला कौवा जानवर वास्तव में जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह आगे नहीं बढ़ सका। अन्य काले कौवे जानवर जो अंगरक्षक थे, वे भी भारी सांस ले रहे थे, जमीन पर पड़े थे और स्पष्ट रूप से हिलने में असमर्थ थे। लिंग जियाओ ने वास्तव में ब्लैक क्रो बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की शारीरिक शक्ति और आंतरिक शक्ति ने उसे अपने शरीर पर किए गए लगभग पागल अभ्यास की याद दिला दी। अब जब इस मजबूत शरीर का लाभ पूरी तरह से सामने आ गया है, तब भी ब्लैक क्रो बीस्ट की सहनशक्ति उसके जितनी अच्छी नहीं है। तुम छोटे राजकुमार को लेकर पहले चले जाओ। पहरेदारों को लगा कि यह काम नहीं होने वाला है। चूंकि काला कौवा जानवर आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए उन्हें बस रुककर देर कर देनी चाहिए। वे नहीं जानते थे कि उनका पीछा करने वाले लोग कितने ताकतवर हैं, इसलिए वे लगभग 20 लोगों को पीछे छोड़ आए। शेष निजी सुरक्षाकर्मियों ने जियुमो जियान की रक्षा की और भागना जारी रखा। लिंग जियाओ ने उनसे आगे निकलने के लिए शैडो स्टेप का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इन लोगों में से 3 लोग 8000 स्वर्गों के स्तर पर पहुंच चुके हैं। वे उसकी हरकतों को महसूस कर सकते हैं। हालांकि वे उसे देख नहीं सकते, फिर भी वे उसे रोक सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, अमर रोष कमल को भंडारण रिंग से बाहर निकाला और फिर उसे बाहर फेंक दिया। हर बार जब अमर रोष दिव्य कमल का उपयोग किया जाता है, तो इसे फिर से उपयोग करने से पहले शक्ति संचित करने में लंबा समय लगता है। ये समय 1 दिन से अधिक समय लेता है। लिंग जियाओ के हाथ में अमर रोष दिव्य कमल स्पष्ट रूप से संचित हो गया है। जैसे ही अमर क्रोध दिव्य कमल बाहर आया, 20 से अधिक लोग तुरंत नीचे गिर गए और केवल 8 लोग ही वहां खड़े रह गए। आखिरकार
अमर क्रोध दिव्य कमल की शक्ति सीमित है और इसकी मारक क्षमता 6 कलाओं और उससे अधिक वाले योद्धाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हें मारना नहीं है। लिंग जियाओ ने छाया कदम और छाया कवच को हटा दिया। चून के पार जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए छाया कदम और छाया कवच का उपयोग जारी रखने से बहुत अधिक शारीरिक ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा की खपत होगी। बोलते बोलते उसने गोल्डन क्रॉस स्वॉर्ड निकाल लिया। अवरोधकों का सामना करते हुए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। ये प्रतियोगिता के मंच पर होने वाली लड़ाई से अलग था। उस समय मुकाबला 1 पर 1 था, लेकिन अब मुकाबला 1 पर 8 है और उनके प्रतिद्वंद्वी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। तो यह वही है। कई निजी गार्डों ने एक नज़र में लिंग जियो को पहचान लिया। उनके दिलों में दुर्स्वप्न, भयानक जनरल जिसने सैकड़ों हजारों ब्लैक क्रो सैनिकों को मार डाला। बॉस, मुझे क्या करना चाहिए? ये स्पष्ट था कि गार्ड लिंग जियो से कुछ हद तक डरते थे। हम और क्या कर सकते हैं? यह आदमी बहुत दुष्ट है। अगर वह छोटे राजकुमार का पीछा करता है तो वह उसे सचमुच मार सकता है, इसलिए उसके पास ऊपर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नेता ने हिम्मत जुटाई और कहा, आखिरकार उसकी साधना का स्तर अपेक्षाकृत मजबूत है और वह 8 उजाड़ स्वर्गों के अंतिम चरण में पहुंच गया है, इसलिए वह लिंग जियो के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरा लक्ष्य तुम नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम रास्ते से हट जाओ, अन्यथा तुम कभी जीवित वापस नहीं आ सकोगे। लिंग जियाओ इन निजी गार्डों से डरता नहीं है, लेकिन वह यहाँ बहुत लंबे समय तक उलझा नहीं रहना चाहता। अगर वह दूसरे पक्ष को रास्ते से हटा सके तो वह बहुत समय बचा सकता है। हाँ, तुम बहुत घमंडी हो। बहुअम्टियन के शुरुआती चरण में मौजूद एक गार्ड से आखिरकार रहा नहीं गया। वह खड़ा हुआ और हंसा, बच्चे, हम साजिश रचने और षड्यंत्र रचने में तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन लड़ाई में तुम हमसे बराबरी नहीं कर सकते। हे मेंग, आवेगी मत बनो। तुम अकेले उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। चूंकि तुम उससे निपटना चाहते हो तो तुम साथ क्यों नहीं चलते? तुमने अभी अभी छिपे हुए हथियार की ताकत देखी है। सावधान रहो। बॉस, आप इस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, है न? सिर्फ उस पर निर्भर हैं। क्या आप हमसे लड़ना चाहते हैं? हे मेंग स्पष्ट रूप से एक आवेगी आदमी है। बॉस के आदेश का इंतजार किए बिना उसने पहले ही अपने हाथों में 2 हथौड़े घुमाए और लिंग जियो को कुचल दिया। इन दोनों हथौड़ों का वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा है और ये वाकई परियों का खजाना है। आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किए बिना भी ये आसानी से किसी जानवर को मार सकते हैं, इंसान की तो बात ही छोड़िए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि यह सचमुच में गिर जाए तो हड्डी का एक भी अवशेष नहीं बचेगा। लिंग जियाओ, तुम कमीने, हमारे लाखों ब्लैक क्रो सैनिकों की कीमत चुकाओ, मरो। भले ही वह हजारों पाउंड वजन वाले 2 लोहे के हथौड़ों को घुमा रहा था, फिर भी हिमेन बहुत चुस्त दिख रहा था। वह ऊंची छलांग लगाई, उसकी आंखें घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं, और फिर उसने लिंग जियो को जोर से कुचल दिया। जब लोहे का हथौड़ा जमीन पर गिरा तो वास्तव में बहुत अधिक दबाव उत्पन्न हुआ तथा हवा में गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि भी उत्पन्न हुई। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। हालांकि हिमेंग आवेगी था, लेकिन उसकी ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि उसकी साधना वान क्यूफेग और जियायूं जितनी अच्छी नहीं हो सकती थी, लेकिन युद्ध के मैदान में उसकी जानलेवा आभा ने वास्तव में उसे इतना दबा दिया था कि वह हिल भी नहीं सकता था और न ही चकमा दे सकता था। वह केवल कठिन संघर्ष ही कर सकता था।